यारम खान अस्पताल के बैरूनी कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर सरक रही थीं और नजरें बार बार इज़ल के नाम पर आकर ठहर जाती। वो इस लड़की की अना और सरकशी से बखूबी वाकिफ था। इज़ल, फ़ोन उठाओ, खुदा के लिए फ़ोन उठाओ। वो बेसाख्ता बड़बड़ाया था। लहजे में बेचैनी की एक लहर थी जो दबाए नहीं दब रही थी। वो जानता था कि इज़ल इससे नाराज़ है। इसके माजी ने इसके मान को किरची किरची कर दिया था, मगर वो इसकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता था। वो लड़की जज्बात की रो में बहकर किसी भी हद तक जा सकती थी और यही खौफ इस वक्त यारम के असाब पर सवार था। दूसरी जानिब से मुसलसल खामोशी थी। वो शायद जानबूझकर इसकी कॉल्स को नज़रअंदाज कर रही थी। यारम जब खून का अतिया देकर वापस आया था तो इज़ल वहाँ मौजूद नहीं थी। इसकी वालिदा से मालूम हुआ कि शायद वो घर चली गई है। इस हाल में घर गई है। इसका दिल एक पल को धक से रह गया था। वो जिस तरह की बेहंगम ड्राइविंग करती थी इससे यारम नावाकिफ नहीं था और इस वक्त तो वो जहनी तौर पर बुरी तरह टूट चुकी थी। यही वो घबराहट थी जिसने यारम को अस्पताल की राहदारियों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। वो अबीरा के होश में आने तक वहाँ से हिलना नहीं चाहता था, मगर इज़ल का ख्याल इसे कांटे की तरह चुभ रहा था। डॉक्टर्स ने दोबारा आकर अबीरा की हालत के बारे में क्या कहा, यारम इससे बेखबर रहा। इस वक्त इसकी तरजीह इज़ल की खैरियत थी। वो तेज़ी से गाड़ी में बैठा और इंजन स्टार्ट करते ही इज़ल के घर की सिमत रवाना हो गया। इसे देखना था कि वो ठीक है या नहीं। लाहौर की रात अब अपने पूरे जोबन पर थी, मगर शहर के रौनक यारम के लिए अजनबी हो चुकी थी। सड़कों पर पीली रोशनियों का हाला फैला था जो गाड़ी के शीशों पर लकीरें बनाता गुजर जाता। रोड के साइडों पर लगे कदीम दरख्त रात के सन्नाटे में पुरस्रार हेवले दिखाई दे रहे थे। आसमान पर बिजली की कड़क एक हैबतनाक शोर के साथ फिजा का सकूत तोड़ रही थी। बादलों के दरमियान से छन कर आने वाली हल्की बूंदाबांदी ने अब बाकायदा बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली थी। सड़क की स्याही पर गिरती हुई बूंदें स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी में सितारों की तरह चमक रही थी। बाहर का मौसम खुशगवार सा, फिजा में मिट्टी की सूंधी खुशबू रची बसी थी, मगर यारम के दिल का और इसकी गाड़ी के अंदर का माहौल हद दर्जा सोगवार और बोझल था। इसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। वाइपर्स शीशे पर गिरते पानी को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यारम अपने जहन पर छाए हुए खदशात को झटकने की कोशिश में था। कैसी आजमाइश है ये जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसने कर्ब के आलम में एक जोरदार मुक्का स्टीयरिंग पर दे मारा, मगर इस ज़रब से पैदा होने वाली तकलीफ इसके अंदरूनी ज़ख्मों से बढ़कर नहीं थी। थकन से निढाल यारम ने लम्हा भर को अपना माथा स्टीयरिंग पर जमा दिया था। गाड़ी के एसी की ठंडक इसे छूकर गुजरी थी, मगर इसके साफ तप रहे थे। कल दोपहर से अब तक इसके हलक से पानी और चाय के सिवा कुछ नहीं उतरा था। नकाहत और खाली पेट होने की वजह से सर में उड़ने वाली कसक अब शदीद दर्द की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। क्या ये मेरी ही बदकिस्मती है, इसने सोचा। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की इक्का दुक्का आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर यारम के अंदर एक तूफान बरपा था। वो हर रिश्ते में मुखलिस रहा, हर ताल्लुक को पूरी ईमानदारी से निभाया। वो एक फर्मा बरदार बेटा, शफीक भाई और एक सच्चा इंसान था जिसने कभी किसी ज़ात से बेवफाई नहीं की थी। मगर कुदरत का सितम देखिए कि आज वही सबकी नज़रों में बेवफा ठहरा था। जिसे पूरे दिल से चाहा, जिसकी हुर्मत की और जिसे निकाह के पाकीज़ा बंधन में लाना चाहा, वहाँ भी इसे सिर्फ रसवाई ही मिली थी। शायद जब किस्मत रूठ जाए तो सही सिमत में उठाया गया हर कदम भी गलत ही करार पाता है। यारम के जहन के पर्दे पर कभी अबीरा का चेहरा उभरता तो कभी इज़ल की बेरुखी इसे बेकुल कर देती। इसे कशमकश के दरमियान अचानक इसे अपने बाबा बासिक खान का ख्याल आया। इसके सीने में खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। अगर बाबा को ज़रा भी भनक लगी कि हमारा रिश्ता अबीरा की वजह से ख़राब हो रहा है तो वो मेरी कोई दलील नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ मुझे ही मुजरिम मानेंगे। बासिक खान की शख्सियत की सख्ती वो हकीकत थी जिससे यारम का जी बैठा जा रहा था। वो कभी मेरी साफ नीयत पर एतबार नहीं करेंगे। इसी अनदेखे डर और बेनाम सी बेचैनी के आलम में इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स तेजी से पीछे छूट रही थी और वो पूरी स्पीड से इज़ल को ढूंढने निकल खड़ा हुआ था। इज़ल की गाड़ी सड़क पर किसी बिखरे हुए तूफान के मानिंद दौड़ रही थी। वो अपने बाबा की गाड़ी लेकर अस्पताल से निकली थी, मगर इस वक्त इसे न रास्तों की खबर थी और ना ही अपनी रफ्तार की। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू मुसलसल इसके गालों को भिगो रहे थे, मगर वो इससे बेनियाज स्टीयरिंग थामे हुए थी। इसके टूटे हुए वजूद में सिर्फ एक ही अक्स रक्स कर रहा था और वो था यारम। वो यारम के चेहरे पर अबीरा के लिए देखी गई इस तड़प और मोहब्बत को भुला नहीं पा रही थी।
इसके नज़दीक यारम एक बेवफा शख्स था जिसने इसके मान को खाक में मिला दिया था। रात की स्याही में ईज़ल के बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे और सड़क की रोशनियाँ इसके आंसू से भीगे चेहरे पर पड़कर इसे मज़ीद जर्द दिखा रही थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी यारम, कभी नहीं। वो हज़ियानी कैफियत में बड़बड़ाई थी। मैंने आपको दिल से चाहा, अपनी रूह का हिस्सा बनाया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस वक्त ईज़ल किसी पागल दीवाने की मानने लग रही थी। इसकी तकलीफ वो थी जो शायद दुनिया का कोई तराजू नहीं तोड़ सकता था। एक बीवी के लिए इससे बढ़कर कर्बनाक लम्हा और क्या हो सकता है कि इसे अपने शौहर की ज़िंदगी में किसी ऐसी औरत का अक्स नज़र आए जिसे इसने कभी दिल से चाहा हो। और ये वो दर्द था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। गाड़ी एक ज़ोरदार झटके और टायरों की चीख के साथ घर के बड़े आहनी गेट पर रुकी। जिस तेज़ रफ्तारी से गाड़ी आई थी, चौकीदारों ने हड़बड़ाकर फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया, वरना शायद वो गाड़ी गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो जाए। ईज़ल की हालत काबिल रहम थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ गाड़ी से उतरी और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। इसके साफ जवाब दे रहे थे। अचानक इसे एक ठोकर लगी और वो फर्श पर गिर पड़ी। वो वहीं बैठे रोती रही, फिर हिम्मत जमा करके उठी, बिखरे हुए बालों को झटक कर पीछे किया और घर के अंदर दाखिल हो गई थी। इसकी सिसकियों में एक ऐसी अजियत थी जो पूरे घर के दरो दीवार को लरजा देने के लिए काफ़ी थी। बदकिस्मती कभी तन्हा नहीं आती। वो अपने साथ अंधे वसवसों और बेरहम भंवरों का एक पूरा लश्कर लेकर आती है। ईज़ल का दिमाग पहले ही मनफी सोचों की आमाज कहाँ बना हुआ था। वो शक और शैतान के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी थी। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि इसका सामना रोशानी से हो गया। रोशानी जो इस वक्त अपनी मुबैना जीत का जश्न मना रही थी। वो ड्राइंग टेबल पर अकेली बैठी अपने मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। वही रोशानी जो कभी सबके साथ बैठकर खाना खाने की रवादात नहीं थी, आज तन्हाई में अपनी कामयाबी की खुशी मना रही थी। ईज़ल को इस हाल में देखते ही वो अपनी जगह से उठी और फ़ौरन हमदर्दी का झूठा लिबादा ओढ़ लिया। ईज़ल मेरी जान, इधर आओ, ये क्या हाल बना रखा है? इसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और ईज़ल की जानिब बढ़ी। ईज़ल जो इस वक्त अंदर से किरची हो चुकी थी, इसे किसी सहारे और थोड़ी सी हमदर्दी की अशद ज़रूरत थी और बदकिस्मती से वो सहारा इसे अपनी मकार फुप्पो की सूरत में मिल गया था। फुप्पो, मेरा घर बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ईज़ल के गले लगकर फूट कर रो पड़ी थी। इधर आओ मेरा बच्चा, पहले पानी पियो। रोशानी ने बड़ी महारत से हमदर्दी के तमाम मोहरे चल दिए थे। इसने ईज़ल को कुर्सी पर बिठाया, इसके सामने पानी का गिलास किया और फिर ममता भरे अंदाज में इसके माथे पर बोसा देकर इसे सहलाने लगी। रोना नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं रोना, यही वक्त है खुद को संभालने का। रोशानी ने जहरीले लहजे में धीरे से कहा था। मुझे तो पहले ही डर था कुछ ना कुछ बुरा होकर रहेगा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इस नागिन की बेटी अपनी माँ से भी ज़्यादा खतरनाक निकलेगी। देखो, इसकी माँ ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे से बाप का साया छीन लिया और अब इसकी बेटी ने मेरे भतीजा और भतीजी दोनों की ज़िंदगियों को निगल लिया है। खुदा गारत करे इन लोगों को। रोशानी ने अपने सीने से लगाए खड़ी थी, जबकि ईज़ल खाने की टेबल वाली कुर्सी पर बैठी थी। ईज़ल के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने सिसकियों के दरमियान कहा था, मैं यारम को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। रोशानी ने फ़ौरन इसकी तायीद की, माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम इससे कहीं बेहतर मकाम की हकदार हो। इसे सड़ने दो अपने कज़न के इश्क में। ईज़ल ने अपनी भीगी हुई पलकें छिपकाई और रोशानी के चेहरे को तलाशी लेने वाली नज़रों से देखा। इसके जहन में एक ही सवाल हथौड़ी की तरह बच रहा था। फूफो, आपको कैसे पता चला यारम और अबीरा आपस में कज़न्स हैं? इसका लहजा धीमा मगर हद दर्जा संजीदा था, जिसने कमरे की फ़िज़ा को बोझल कर दिया था। अस्पताल में इस रिश्ते का इंकशाफ अभी कुछ देर पहले हुआ था और ये बात सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों तक ही महदूद थी। आप तो अस्पताल में नहीं थी ना, आप अबीरा के घर वालों से बात हुई, फिर आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? रोशानी के हाथ की गिरफ्त पानी के गिलास पर सख्त हो गई थी। इसके लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई, मगर ईज़ल की तीखी नजरें इसके अंदर के इज़्तिराब को पढ़ रही थी। रोशानी ने गहरा सांस लिया और पुरस्कार लहजे में गोया हुई, बेटा सच कभी छुपता नहीं। अमीरी तुम्हारी माँ से फ़ोन पर बात हो चुकी है। मैं तो फ़ोन पर सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो मनहूस लड़की अब तक मरी है या जी रही है, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसी खबर सुनाई जो सदमे से कम नहीं थी। रोशाना ने ईज़ल के करीब होकर उसका हाथ थामा, जैसे जख्मों पर नमक छिड़कना चाह रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सारा खेल जानबूझकर रचाया गया है। अबीरा की माँ ने मुझसे अपना पुराना बदला लेने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की ठानी है। बहुत दर्जा शातिर और कमीनी औरत है। ईज़ल की आंखों में कर्ब की लहर उठी, मगर रोशानी के जहरीले जुमले जारी थे।
मैं समझी नहीं। एज़ल ने हैरानी से कहा था, तुम जानती हो इसने क्या किया? इसने अपने सगे भाई के बेटे यारम से तुम्हारी शादी करवाई ताकि तुम्हें अंदर से ही खोखला कर दे। वो जानती थी कि हकीकत मालूम होते ही तुम टूट कर बिखर जाओगे। इस नागिन ने हमें एक जैसा दर्द दिया है। इसने हम तीनों को डसा है, तुम्हें, मुझे और नूर को। रुशाने के अल्फाज एज़ल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे इसके पैरों तले ज़मीन सरक रही हो। दिल की धड़कती हुई आवाज़ इसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी और आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एज़ल के हलक में दुख का गोला सा फंस गया था। इसने लरसते लबों से दोहराया, मतलब यारम के साथ मेरी शादी एक धोखा थी। इसे अपने कानों में अपनी आवाज़ किसी दूर दराज खाई से आती दिखाई महसूस हो रही थी। रुशाने के अल्फाज इसके तमाम ख्वाबों को एक ही पल में खाक कर दिया था। कुछ भी सच नहीं था। वो चंद दिनों की मोहब्बत को दावे, वो निकाह, क्या सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? एज़ल ने बेयकीनी से रुशाने की आंखों में झांका जहां अब एक फातिहाना चमक थी। इसका पूरा वजूद लरज़ रहा था और इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इसे लग रहा था जैसे इसे इस रिश्ते की भट्टी में ज़रूर सिर्फ बदला लेने के लिए झोंका गया था। यारम खान ने अभी भी घर के अंदर कदम रखा ही था। रुशाने के अल्फाज जहरीले तीरों की तरह इसके समाज से टकराए। वो जहाँ था वहीं साकत होकर रह गया था। इसके चेहरे पर थकन के साए थे, मगर आंखों में शदीद गुस्सा और हैरत उभर आई थी। क्या बोल रही हैं आप? किस किस्म की पतियाँ पढ़ा रही हैं आप मेरी बीवी को? इसकी गरजदार आवाज़ ने कमरे के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था। एज़ल ने चौंक कर सर उठाया और यारम को देखा जिसका वजूद गुस्से की शिद्दत से थरथरा रहा था। रुशाने के चेहरे पर लम्हा भर को परेशानी की लहर दौड़ेगी, मगर वो जल्दी संभल गई थी। यारम तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ाया। इसकी नज़रें सिर्फ रुशाने के मकार चेहरे पर जमी रही थी। आप मेरी और एज़ल के दरमियान नफरत का बीज बोने के लिए इस हद तक गिर सकती हैं? आप एज़ल के मासूम जहन में ये गलत ख्यालात डाल रही हैं कि यह सब किसी के बदले का हिस्सा है। वो एज़ल के करीब रुका और एक लम्हे के लिए इसकी भीगी आंखों में झांका, जैसे यकीन दिला रहा हो कि सच वो नहीं जो उसने भी सुना है। मैंने सोचा नहीं था कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकाने के लिए हम दोनों की ज़िंदगियों को दांव पर लगा देंगी। आप एज़ल को जो सच सुना रही हैं वो सच नहीं है। कमरे में तनाव इस हद तक बढ़ चुका था कि सांस लेना दुश्वार महसूस हो रहा था। यारम का लहजा धीमा मगर हद दर्जा काटदार था, जो बराह रास्त रुशानी के ज़मीर पर दस्तक दे रहा था, मगर वो रुशानी थी जो हर सिचुएशन में अपने दिमाग को हाजिर रखने वाली। रुशाने के लबों पर एक सफाकाना मुस्कुराहट रेंग गई थी। 2 कदम चलकर इसके करीब हुई, यारम की आंखों में आंखें डाली और जहरीले लहजे में गोया हुई। अच्छा, तो फिर सच क्या है यारम खान? वो सच जो तुमने आज तक मेरी बेटी को बताना ज़रूरी नहीं समझा? उनका लहजा अब एक तीखे नश्तर की तरह फिजा में गूंज रहा था। एज़ल जो बुत बनी दोनों को देख रही थी, इसके वजूद में बर्फानी लहर दौड़ रही थी। क्यों नहीं बताया तुमने? तुम इस औरत के इतने ख़ास हो, क्यों छुपाया कि तुम्हारा इस अबीरा के साथ खूनी रिश्ता है? रुशाने ने एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा कर रही थी, जैसे हर लफ्ज़ से यारम के किरदार पर सवाल उठा रही हो। जवाब दो, अगर तुम इतने ही सच्चे और खरे थे तो निकाह से पहले सब कुछ बता क्यों नहीं दिया? क्यों मेरी बेटी को अबीरा के वजूद के लिए बेखबर रखा? यारम के चेहरे पर खामोशी की चादर तनी थी, मगर इसकी आंखों में कर्क का मंजर था। रुशाने के सवालात एज़ल के शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी थे। बोलो यारम, खामोश क्यों हो? आज अपनी सच्चाई का भरम खोल दो जो तुम इतने अरसे से सीने में छुपाए फिर रहे थे। क्या है तुम्हारी ये खामोशी इस बात का एतराफ़ नहीं कि तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है? कमरे में मौजूद तनाव अब अपनी इंतहा को छू रहा था। एज़ल की नज़र यारम के चेहरे पर जमी रही। वो जवाब की मुंतज़र थी। कमरे में छाया हुआ हब सब दम घुटने लगा था। बाहर बरसती बारिश की बाकायदा थाप खिड़की के शीशों पर सुनाई दे रही थी, मगर अंदर की खामोशी से कहीं ज़्यादा शोर अंगेज थी। यारम खान की खामोशी कोई एतराफ़ जुर्म नहीं थी, बल्कि वो ज़ब्त का वो बर्फ़ थी जिसे रुशाने के जहरीले जुमले पिघला नहीं पा रहे थे। इसकी पेशानी पर उभरने वाली नीली रगें इसके अंदरूनी तूफान का पता दे रही थी। मैं आपको कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। इसका लहजा जितना धीमा था इतना ही काटदार भी। अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त में एक अजीब सा वकार था जो रुशाने की मकारी पर भारी पड़ रहा था। इसने रुशाने के तीखे नकोश पर अपनी नज़रें जमाईं, जैसे वह इनके इरादों को वही दफन कर देना चाहता हो। मुझे जो भी सफाई देनी है वो अपनी बीवी को दूंगा और मैं इसे ज़रूर जवाब दूंगा, मगर आपको नहीं। यारम के 2 टोक वार ने रुशाने के चेहरे पर रंगों का एक अजीब तलातुम बर्पा कर दिया। वो तो वाक़ई कर रही थी कि यारम इनसे उलझेगा, चीखेगा या शायद अपनी सफाई में कोई कमज़ोर दलील देगा, मगर यारम ने बड़ी नफासत से इन्हें पूरी गुफ्तगू के दायरे से ही बेदखल कर दिया था। उसने एक तवील और गहरा सांस लिया और अपनी नज़रें एज़ल के चेहरे पर जमा दी, जहाँ आंसू अब भी जगह बना रहे थे।
एज़ल की आंखों में लरसती बेयकीनी यारम के दिल को छलनी कर रही थी। कमरे में मौजूद तनाव अब एक बारीक सी डोर की तरह इन मियाँ बीवी के दरमियान खींच चुका था, जहाँ ज़रा सी लर्जिश भी सब कुछ तबाह कर सकती थी। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एज़ल ने एक ही जुमले में यारम के मान को करची करची कर दिया। वो किसी जख्मी हिरनी की तरह अपनी जगह से उठी और तड़प कर इसके दूर होने लगी। यारम की सख्त और तीखी नज़रें इसके सरापे का तवाफ़ कर रही थी। एज़ल, तमाशा मत करो, ये हमारा ज़ाती मामला है और हम इसे खुद सुलझा लेंगे। नहीं, जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो ये मामला हमारा रहा ही नहीं। एज़ल ने दो टोक जवाब दिया था। शट अप। यारम की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी। ये बच्चों जैसा रवैया बंद करो। हमारी शादी एक मनसूबा बंदी थी, मजबूत बंधन है, कोई हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं। कि ज़रा सी गलत फहमी या झगड़े पर ब्रेकअप कर ले। हमारा रिश्ता निकाह के मुकद्दस और मजबूत दायरों में बंधा हुआ है। उसने एक फैसला कदम आगे बढ़ाया और एज़ल का हाथ मजबूती से थाम लिया। चलो मेरे साथ। रोशाना फ़ौरन बीच में आ गई। खबरदार जो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये कोई लावारिस नहीं है। यारम ने मुड़कर गुस्से से भरी नज़रों से इनकी जानिब देखा। इसकी आंखों में खून उतर आया था और वो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख डोरे नुमाया थे। एक पल के लिए तो रोशाने की रूह काम गई थी। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप एक औरत हैं, इस बात का भी एहतराम करता हूँ। आप एज़ल की फूफी हैं, मैं इस रिश्ते को भी मानता हूँ। यारम ने एक लफ्ज़ दांतों तले पीसते हुए कहा। तो आपसे गुजारिश है कि इस एहतराम की लकीर को पार करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे ख्याल में आप समझ गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। इसने एज़ल का हाथ सख्ती से खींचा और इसे ऊपर कमरे की जानिब ले जाने लगा। एज़ल किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात। यारम ने कुछ सुने बगैर इसे कमरे के अंदर धकेला और पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रोशाने की इतनी हिम्मत न हुई कि वो उनके पीछे कदम भी बढ़ा सके। एज़ल ने अपना हाथ एक झटके से छुड़वाया और दूसरे हाथ से अपनी सुर्ख होती कलाई को दोबारा दबा रही थी, जहाँ यारम की गिरफ्त के गहरे निशान उभरे थे। अपना रवैया देखिए, आप बिल्कुल एक जाहिल मर्द की तरह पेश आ रहे हैं। इसने गुस्से से पुकारते हुए यारम की आंखों में झांका। यारम ने इसे कमरे तक लाने के लिए इसका हाथ इतनी सख्ती से थामा था कि एज़ल की नाजुक कलाई में दर्द एक तीस उठी थी। जब तुम तमीज़ से बात नहीं सुनोगी तो मुझे जाहिल ही बनना पड़ेगा। और सच तो ये है कि तुम मुझे इस जाहिलियत पर खुद मजबूर कर रही हो। यारम का लहजा धीमा मगर हद दर्जा सपाट था। वो साकित खड़ा एज़ल की आंखों में उभरने वाली सरकशी को बखूबी पढ़ रहा था। एज़ल के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। इसने बिखरे हुए बालों को एक झटके से पीछे किया और तड़प कर बोली, आपको क्या लगता है अगर आप इस तरह जाहिलाना अंदाज में मुझसे बात करेंगे या ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या आपको वो सब मनवा लेंगे जो आप चाहते हैं? इसने यारम की आंखों में आंखें डालकर बड़े तीखेपन से कहा, हरगिज़ नहीं। मैं एज़ल खान हूँ। मेरी मर्ज़ी के बगैर आप मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकते। याद रखिएगा। ये बात उंगली का इशारा करते हुए जैसे इसे वार्निंग दे रही थी। कमरे की फ़िज़ा अब दोनों के दरमियान मौजूद अनार शिक्की दीवारों से मज़ीद बोझल हो चुकी थी। एज़ल का लहजा तड़क तड़क कर बोल रहा था, जबकि यारम के चेहरे पर एक गहरी जफा कशी और ज़ब्त की मिली जुली कैफियत तारी थी। यारम ने नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाया जैसे वो एज़ल की बेयकीनी पर मातम कर रहा हो। इसने एक तवील और गहरा सांस लिया, फिर लम्हा भर के लिए नजरें एज़ल के तीखे नकोश से हटा ली। मगर अगले ही पल अपनी तमाम तर तवज्जो दोबारा इस लरज़ती आंखों पर मरकूज़ कर दी। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ एज़ल, मगर मैं अपने मकाम से गिरकर कुछ भी करना नहीं चाहता। इसके लहजे में एक अजीब सी सरकशगी और मतानत थी जो कमरे की बोझल फ़िज़ा में अरताश पैदा कर रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब की बार इसका अंदाज हाकिमाना नहीं बल्कि इल्तिजा से भरपूर था। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत और मेरी वफादारी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा? तुम्हें सिर्फ मेरा वो मासी दिखाई दे रहा है जो कभी दागदार नहीं था। मेरे दिल ने सिर्फ किसी को पसंद करने की एक ख़ता की थी और तुमने इसकी सज़ा आज इस रिश्ते को दे रही हो। यारम ने इसे पुकारा। आवाज़ अब की बार धीमी मगर हद दर्जा संजीदा और नर्म थी। वो वाकई अपने बिखरते हुए घर को बचाना चाहता था। एज़ल, तुम बच्ची नहीं हो। निकाह के इस मुकद्दस डोर की अहमियत को समझो। हम एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बशर्तिया तुम अपनी अना की भेंट इस रिश्ते को न चढ़ाओ। सिर्फ पसंद करने की गलती नहीं यारम, आपने मोहब्बत करने की ख़ता भी की थी। एज़ल ने नज़रें उठाकर यारम के चेहरे की सिमत देखा। इनके दरमियान हाइट का वाज़ेह फ़र्क नुमाया था। यारम ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और रुखसारों में भरी हवा को धीरे से फ़िज़ा में छोड़ा, जैसे वो अपना ज़ब्त मुजतमा कर रहा हो। तो क्या मोहब्बत करना गुनाह है एज़ल? इसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था। गुनाह तो तब होता जब तुम मेरी ज़िंदगी में मौजूद होती और मेरे कदम डगमगाते। तब मैं ख़ुद को तुम्हारे कदमों में झुका देता और माफ़ी मांग लेता कि मुझसे ख़ता हुई है। मगर वो मेरा माजी था। मुझे अबीरा से तब मोहब्बत हुई जब तुम मेरी ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं थी। तो फिर तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो?
यारम ने एक कदम मजीद करीब किया और उसकी आंखों में झांका। अगर ये ख़ता है तो फिर मैं तुमसे भी ये पूछना चाहूँगा कि तुमने भी तो शादी से पहले मुझसे मोहब्बत की थी। पहली ही नज़र में तुम अपना दिल हार बैठी थी। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी पहली नज़र में ही अबीरा से मोहब्बत हुई थी, जिस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। वो रुक रुक कर इसे सोचने का मौका देने लगा। एक बार अपने दिल से पूछो, अगर बदकिस्मती से तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई होती तो और किसी और से हो जाती तो क्या तुम मुजरिम होती? क्या वो तुम्हारा गुनाह होता? यारम के लहजे का वक़ार और लफ्ज़ों की तरतीब ने एज़ल को लम्हा भर के लिए खामोश करवा दिया था। इसकी आंखों से खुश्क होते हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। आप मुझे ताना दे रही कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। वो एज़ल खान थी, अपनी बात को अपने ही मखसूस और ज़िद्दी अंदाज में समझने वाली। एज़ल के जवाब पर यारम साकत रह गया था, जैसे इसे अपनी तमाम तर तजलीलें रायगा होती हुई महसूस हुई हो। इसने गहरी और तल्ख सांस ली और एज़ल को ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो किसी नासमझ बच्चे की ज़िद के सामने हार मान रहा हो। अफसोस एज़ल, जब अकल की कमी हो तो हर समझाने वाली बात भी सिर्फ ताना ही रखती है। इसके लहजे में अब वो पहले जैसी नरमी नहीं थी, बिल्कुल एक अजीब सी सपाट कैफियत और सख्ती आई थी। तुम मेरे बातों का वही मतलब निकाला जो तुम्हारा जहन निकालना चाहता था। मैं तुम्हें तुम्हारे माजी और हाल का आईना दिखा रहा था, मगर तुमने इसे अपनी अना का मसला बना लिया था। यारम इससे थोड़ा पीछे हट गया था। अगर तुम समझना ही नहीं चाहती तो मेरी किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जिस डगर पर चलना चाहती हो शौक़ से चलो, मगर याद रखना ये इज़्ज़त तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कमरे में फैला तनाव अब अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। एज़ल की आंखों से बहने वाले आंसू अब इसके अना की तपिश में खुश्क हो रहे थे। एज़ल ने एक हाथ की पुष्ट से अपने आंसू पहुँचे और तड़प कर यारम के मुकाबले आ खड़ी हुई। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, मैं वही बोल रही हूँ जो हकीकत है। उसके लहजे में अब दुख के साथ साथ एक शदीद किस्म की तलखी घुल चुकी थी। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको शुरू से ही कम अकल लगती थी और आज फिर आपने मुझे ताना दे ही दिया। मेरी हर हरकत, मेरी हर बात को आपने हमेशा बेवकूफ़ी का नाम दिया था। शायद इसलिए आपके मयार पर कभी पूरा नहीं उतर सकती थी। एज़ल ने एक सर्द आह भरी और यारम की आंखों में झांका, जहां आप सिर्फ हैरत के साए थे। वैसे भी आपने तो अपने दिल के सेज पर किसी और का नाम सजा रखा था। वो जो आपकी नज़र में अक्लमंदी थी, ज़हीन थी और आपके लिए दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की थी। फिर मैं कहाँ से आपकी आंखों को भाती, मेरा अक्स आपके दिल में कैसे जगह बनाता। कमरे में एज़ल की आवाज़ किसी नौकीले नशर की तरह गूंज रही थी। इसने एक एक लफ्ज़ ने यारम के इन दामों को लहू लहान कर दिया था, वो जो थोड़ी देर पहले मोहब्बत के नाम पर कर रहा था। यारम ने एक गहरा सांस लिया और बेड के पाए से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इसकी नज़रें एज़ल के तपते हुए चेहरे पर जमी थी। तुम्हारी नज़र में खूबसूरती का मयार क्या है एज़ल? मैं नहीं जानता। इसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था, मगर मेरी नज़र में खूबसूरती सिर्फ एक अच्छी सीरत का नाम है। हाँ, और अच्छी सीरत आपको सिर्फ अबीरा की नज़र आती है। एज़ल ने नफरत से इसकी बात बीच में काट दी थी। इसकी आंखों में जलती हुई चिंगारियां आप शोलों में बदल रही थी। आपने हमेशा से ही इसे अपने दिल में बसा कर रखा। मैं तो सिर्फ आपकी मजबूरी थी, आपके घर वालों की दी हुई किस्म थी, वरना आप कभी मुझसे शादी न करते। एज़ल एक दीवानगी के आलम में इसके करीब आई और इसके सीने पर उंगली रखकर गोया हुई थी। बताएं, यही सच है ना? ज़ुबान से बताएं, मर्द बने और सच का सामना करें। लाएं वो बात ज़ुबान पर जो दिल के खानों में छुपी है। यारम ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वो इसके अल्फाज की तपिश को सहने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने नज़रें खोली और वो बराह रास्त एज़ल के वजूद में झांका। हाँ एज़ल, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की का इंतखाब सोचा था जिसमें मैं ठहरा हूँ। इसका लहजा अब सपाट मगर हद दर्जा संजीदा था। मैं चाहता था कि मेरी जीवन साथी वो हो जो फैसलों को जज्बात की रोह में बहकर नहीं बल्कि समझ और अक्लमंदी से काम करे। शुरू में भी तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं लगती थी। मुझे तुमसे सिर्फ यही उलझन थी कि तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो। यारम ने थोड़ा रुक कर इसे एहसास दिलाया। और याद रखना एज़ल, जज्बात में बहकर इंसान हमेशा गलत फैसले ही करता है। वो लफ्ज़ किसी धमाके की तरह एज़ल की समातों से टकराया था। यारम ने अपना सबसे मुश्किल और बेरहम फैसला इसके सामने रख दिया था। एज़ल साकत खड़ी से देख रही थी, जैसे इसे इसके जवाब की हरगिज़ तवक्को न थी। वो शायद यारम से किसी और बात की आस लगाए बैठी थी, मगर यारम के लफ्ज़ों ने इसके तमाम वहम व गुमान पर पल भर में मिट्टी में मिला दिए थे। वो आहिस्ता से पीछे हटी और निढाल सी होकर बेड के किनारे बैठ गई। इसका पूरा वजूद लरस रहा था। वो अपनी उंगलियों को बेतरतीबी से मरोड़ रही थी, जिसे अपने अंदर उठने वाले दुख को कहीं छुपाने की कोशिश कर रही हो।
यारम दूर खड़ा खामोशी से इसे देख रहा था। इसके जहन में बस एक ही ख्याल था कि शायद ये कड़वी सच्चाई अपना काम कर जाए। वो सोच रहा था कि एज़िल अब समझ जाएगी ज़िंदगी के बड़े फैसले जज्बाती होकर नहीं बल्कि होशो हवास में किए जाते हैं, मगर वो गलत था। यारम का ये गुमान अगले ही पल किसी कांच के खिलौने की तरह टूटकर बिखरने वाला था। एज़िल की ये खामोशी किसी बड़े तूफान की दस्तक साबित होने वाली थी। बेड के किनारे बैठे बैठे एज़िल ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सर्द मेहरी छा गई थी। आपको जो खूबियाँ एक जीवन साथी में चाहिए यारम खान, वो मुझ में नहीं है और ना कभी हो सकती है। इसका लहजा अब लरज़ नहीं रहा था, बल्कि इसमें एक ऐसी काट थी जिसने यारम के दिल की धड़कनों को एक लम्हे के लिए रोक दिया था। मैं जैसी हूँ हमेशा ऐसी ही रहूँगी। हमारा जितना वक्त साथ गुजर गया बस वही काफ़ी था। इससे आगे मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। एज़िल ने उंगलियां मरोड़ी और अपनी नज़रें यारम की साकत आंखों में गाड़ दी। आपकी तरफ से तो ये रिश्ता पहले ही कोई ख़ास मायने नहीं रखता था। मुझे निकाह से लेकर अब तक का एक एक लम्हा याद है। हमेशा मैंने ही आपकी तरफ कदम बढ़ाए, हमेशा मैंने ही आपको चाहा और आपका ख्याल रखा, मगर अब मैं मज़ीद ऐसा नहीं कर सकूँगी। प्लीज़ मुझे तलाक दे दें। कमरे में मौजूद जैसे खामोशी छा गई थी। यारम ने अपनी साकत आंखों से एज़िल को देखा, जैसे इसे कानों पर यकीन न आया हो। फिर लम्हों में इसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। सर्द मेहरी की जगह एकदम गुस्से और हैरत की लहर ने ले ली। इसके जबड़े सख्ती से भिंच गए और माथे पर गुस्से की नीली नसें उभर आई थीं। यारम के जब्त की भी एक हद थी और आज एज़िल ने बराह रास्त इसके इसी सब्र को ललकारा था। कमरे की फिजा पहले से ज़्यादा बोझिल हो चुकी थी। क्या कहा तुमने? इसकी आवाज़ दबी दबी सी थी, मगर इसमें वो तपिश थी जो सामने वाले को झुलसा देने के लिए काफ़ी हो। वो चंद लम्हे चलकर एज़िल के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई और इसने एज़िल ने नज़र नहीं झुकाई। हालांकि यारम का गुस्सा इसे अंदर तक दहला देने वाला था, मगर इस बार वो ठान कर बैठी थी। वही जो आपने सुना है, मैं इस ताल्लुक़ को मज़ीद घसीटना नहीं चाहती। यारम ने एक गहरा सांस लिया, जैसे वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसकी आंखों में लरसती चिंगारियां बता रही थी कि वो इस वक्त किस कदर गज़बनाक हो रहा है। यारम ने ज़ब्त की आखिरी हद पर पहुंचकर दांत भींचे और एक ही जश्न में आगे बढ़कर एज़िल के कांधों को दबोच लिया। इसने इसे बुरी तरह झंझोड़ डाला, यहाँ तक कि एज़िल का सर पीछे की जानिब ढलक गया था। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? इसने गुस्से से अपना हाथ एज़िल के माथे पर मारकर इसे पीछे की तरफ धकेला था। क्या यहाँ भूसा भरा हुआ है जो तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही? क्या तुम्हें मेरी कोई पागल नजर आता हूँ जो खड़ा यहाँ दीवारों से बातें कर रहा हूँ? इसका लहजा इस कदर गश्तदार और दहला देने वाला था कि जो एज़िल को अब तक बड़ी बहन बनकर सीना ताने खड़ी थी। खौफ से आंखें मीच गई। इसके चेहरे पर यारम की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। मुझे जवाब दो, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? यारम ने अपनी उंगली से इसके चेहरे के सामने लहरा कर इसे सख्त वार्निंग दी थी। अब अगर तुम्हारी ज़ुबान से दोबारा ये अल्फाज निकला तो याद रखना, मैं ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी, समझी तुम? यारम ने इसे एक झटके से छोड़ा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेड पर जा गिरे। तुमसे बात करना ही फजूल है। इसने बेजारी से अपना हाथ हवा में लहराया और रुख मोड़ लिया। जब तुम्हारे हवास ठिकाने आ जाए तो बता देना, तब मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वो तुम्हारा घर है और तुम जब चाहो वहाँ आ सकती हो। सपाट लहजे में कहता हुआ तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। वो मज़ीद एक पल वहाँ रुक कर ना तो एज़िल की तलखियाँ एज़िल की सहना चाहता था और ना ही इसे मज़ीद टूटते देखना चाहता था। मगर वो नादान लड़की शायद अब हदूद पार करने का कोई इरादा कर चुकी थी। यारम ने जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाया, एज़िल किसी ज़ख्मी शेरनी की तरह तड़प कर अपनी जगह से उठी और दहाड़ी, जब आप ही मेरे नहीं रहे तो वो घर मेरा कैसे हो सकता है? उसकी लरजती आवाज़ में छुपी काट ने यारम के कदमों को ज़मीन में गाड़ दिया। इसने वहीं रुककर आंखें मूंदी और हैंडल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर एज़िल के अगले ही अल्फाज ने फ़िज़ा में जहर घोल दिया था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ और मेरी मोहब्बत सब जलकर राख का ढेर बन गई है। मेरी बद्दुआ है कि इसे एक ज़िंदगी नसीब न हो, मर जाए वो इसी हस्पताल के बेड पर। अगर खुशियाँ मेरा मुकद्दर नहीं तो इसके मुकद्दर में भी कभी न आए। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई जहरीला जुमला अपनी ज़ुबान से निकालते, यारम बिजली की सी तेज़ी से पलटा और उसका हाथ हवा में लहराया और एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ कमरे की दरो दीवार से टकरा कर गूंजी। एज़िल इस वार के ताब न ला सकी और इसका सर एक तरफ झुक गया। वो बहुत नाजुक थी और फिर एक पुलिस अफसर का जानदार हाथ इस गोरे गाल पर अपनी सरखी छोड़ गया था। एक दबी से सिसकी एज़िल के लबों से निकली और फिर जैसे कायनात थम गई। से गुमान भी ना हुआ कि यारम इस पर कभी हाथ भी उठा सकता है, क्योंकि यारम की शख्सियत में ऐसी सख्ती कभी न थी। मगर एज़िल की ज़ुबान से इसे मकाम पर ले आई थी जहाँ एक मर्द मजबूर हो जाता है। हर बार मर्द ही कसूरवार नहीं होता, कभी कभी औरत
खुद बात को इस नहज पर ले आती है जहाँ मर्द अपना आपा खो देता है। खबरदार एज़िल, जो दोबारा अपनी ज़ुबान से इसे बद्दुआ दी। यारन की आवाज़ गुस्से से नहीं बल्कि एक ऐसी लरजती हुई अजियत से भरी थी जो एज़िल के सीने से किसी तीखे नश्तर की तरह बेबस हो गई थी। इसने कर्ब से अपनी आंखों में झांका था जहाँ सिर्फ अब बेबसी का राज था। अगर तुम्हारी बद्दुआ कहीं कबूल हो रही है तो मैं अपने रब के सामने झुककर ये इल्तिजा करूँगा कि बारी ताला मेरी ज़िंदगी ले ले, मगर इसे सांसें बख्श दे। मैं इसे सिर्फ जिंदा और खुश देखना चाहता हूँ एज़िल। इसे पाने की तमन्ना तो मैंने कब की खाक में मिला दी है, मगर इसे हंसता देखने की ख्वाहिश में आज भी जिंदा हूँ। यारन के लहजे में वो तड़प और गहरा दर्द था जिस पर कायनात की तमाम मोहब्बतें कुर्बान की जा सकती थीं। इसकी आवाज़ का ठहराव एज़िल की रूह तक को लरसा गया था। वो साकत और जामन इसे देखती रह गई थी जैसे इसके पास अब कोई दलील बाकी ना रही हो। वो तेज़ी से पलटा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। इसने एक बार फिर भी मुड़कर पीछे नहीं देखा था, गोया वो अपनी हस्ती के तमाम बोझ इस कमरे की दहलीज पर छोड़कर जा रहा था। यही तो वो सच है जो तुम छुपा रहे हो। तुम इसे इस हद तक चाहते हो कि मेरा वजूद तुम्हें नजर ही नहीं आता। तुम मुझे पागल बना रहे हो यारम खान। एज़िल ने पागलों की तरह चीखते हुए अपने बालों को दोनों हाथों में जकड़कर नोचना शुरू कर दिया। इसकी चीख में बरसों की महरूमी और जलन शामिल थी। जैसा इश्क तुम इससे करते हो वो वल्हाना दीवानगी तुम्हारे दिल में इसके लिए पल रही है, वही मोहब्बत तुम्हें मेरे करीब नहीं आने दे रही। तुम इसके लिए अपनी जान तक वारने को तैयार हो, मरने को तैयार हो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो दहाड़े मार कर रो रही थी जबकि बाहर काली स्याह रात का पहरा था और आसमान से बरसी मूसलाधार बारिश की आवाज़ इसकी चीखों के साथ मिलकर एक होलनाक नौहा बन रही थी। एज़िल फर्श पर ढेर होकर अपनी बिखरी हुई जिंदगी का मातम कर रही थी जबकि यारम बारिश की बेरहम बूंदों में भीगता हुआ अपनी अधूरी मोहब्बत का बोझ उठाए है अंधेरे में कहीं रूपोश हो रहा था। रात का स्याह लिबादा उड़े आसमान से बरसती बेरहम बारिश ने हवेली की दरो दीवार को अपनी लपेट में ले रखा था। हवाओं के तंदो तेज झोंके हवेली के पुराने दरख्तों से टकराकर एक अजीब सा नौहा पैदा कर रहे थे। हवेली के बड़े दरवाजे पर लगा लैंप की मध्यम रोशनी बारिश की बूंदों में थरथराहट रही थी जैसे किसी आने वाले तूफान की आहट से लरज रही हो। इस भीगी हुई रात के सन्नाटे में गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने हवेली के आहनी गेट पर दस्तक दी। इंजन की आवाज़ बारिश के शोर में दबसी गई थी। गाड़ी के अंदर का मंजर किसी बोझल खामोशी की तस्वीर बना हुआ था। काशिफ खान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। इनके चेहरे पर थकन और गर्व की गहरी लकीरें वाज़ेह थी। इनकी आंखों में छुपी बेचैनी बता रही थी कि वो किसी बहुत बड़ी हैसियत की दहलीज पर खड़े हैं। इनके बराबर वाली नशिस्त पर सोनिया गुमसुम बैठी थी जिसने अपने लरसते हाथों से दुपट्टे का पल्लू सख्ती से जकड़ रखा था। इसकी नजरें गाड़ी की शीशे पर गिरती बारिश की बूंदों में उलझी हुई थी मगर इसका जहन किसी और ही खौफनाक जंग में मसरूफ था। गाड़ी के वाइपर की मखसूस आवाज़ इसकी खामोशी को मज़ीद गहरा कर रही थी। काशिफ खान ने गाड़ी के शीशे से बाहर हवेली के बंद और संगलाख गेट को देखा जो उस वक्त किसी नाकाबिले तस्खीर दीवार की तरह इसके सामने खड़ा था। उन्होंने एक गहरा और सर्द सांस लिया जैसे खुद को किसी कठिन इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे हों। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की सफ़ेद लकीरों को चीरती हुई गेट के नक्शो निगार को वाज़ेह कर रही थी मगर अंदर छुपा सन्नाटा किसी आने वाले कर्ब का पता दे रहा था। काशिफ खान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ी मूसलाधार बारिश ने किसी वहशी की तरह इसे अपनी लपेट में ले लिया था। सर्द हवा का एक तंदो तेज झोंका इसके चेहरे से टकराया मगर इसके अंदर लगी आग इस बारिश से कहीं ज़्यादा शदीद थी। इसने लरसते कदमों से हवेली के भारी भरगम आहनी गेट की जाने बढ़कर बेल पर हाथ रख दिया था। कुछ देर बाद गेट के छोटे से रोजन के चौकीदार का चेहरा नमूदार हुआ। इसकी मशरूक नजरें काशिफ के भीगे हुए वजूद पर टिक गई थी। जी साहब, इस वक्त इससे मिलना है आपको। इसका लहजा सपाट और खुरदरेपन से भरपूर था। मेरी बेटी अंदर है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। काशिफ की आवाज़ में एक बाप की वो तड़प थी जो चट्टानों को चीर देने का हौसला रखती थी। माजरत साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। बड़े साहब, छोटे साहब और बीबी जी, इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। हमें हुक्म है कि हम इनकी गैर मौजूदगी में किसी के लिए भी गेट न खोला जाए। चौकीदार का ये जवाब काशिफ के ज़ब्त का बंधन तोड़ने के लिए काफ़ी था। वो तो पहले ही फ़ोन पर नूर की सिसकियाँ और टूटती हुई आवाज़ सुनकर जाने किस हाल में यहाँ तक पहुँचा था। सोनिया गाड़ी से निकलकर बारिश की बेरहम बूंदों में साकत इसे साथ आन खड़ी हुई थी। इसका चेहरा आंसू और बारिश के पानी से तर था। बकवास बंद करो अपनी, मुझे हर सूरत में अपनी बेटी से मिलना है, नूर बीवी से मिलना है। वो अंदर अकेली है, हवेली में लाइट तक नहीं है और तुम मुझे ज़ाब्ते सिखा रही हो। मैं इसका बाप हूँ। काशिफ का लहजा अब दहाड़ में बदल चुका था मगर चौकीदार किसी दीवार की तरह अपनी जगह जमा रहा। साहब जी, आप जो भी हैं, मैं अपनी नौकरी दाव पर नहीं लगा सकता। मुझे इजाज़त नहीं है और दूसरी बात, लाइट मौजूद है।
कहा ना बकवास बंद करो। काशिफ ने गुस्से के आलम में से पूरी कुव्वत से पीछे धकेला और किसी विपरे हुए शेर की तरह हवेली के अहाते में दाखिल हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने लपक कर इसका रास्ता रोकने की कोशिश की। इसके हाथ में मौजूद असलहा बारिश की मध्यम रोशनी में चमक रहा था। साहब पीछे हट जाएं, हमें सख्ती करने पर मजबूर न करें। तुम सख्ती करोगे क्या करोगे? गोली मार दोगे मुझे? तो मार दो। जब तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं नूर का बाबा हूँ तो फिर मैं तुम्हारी ये जुर्रात में कि मेरा रास्ता रोकूं? काशिफ खान इस वक्त किसी ऐसे तूफान की मानंद था जिसे जंजीरों से नहीं जकड़ा जा सकता था। वो तेज़ कदम उठाता अंदरूनी बरामदे की जानिब बढ़ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार राशिद उलझन और खौफ की सूली पर लटक रहे थे। एक तरफ ये एहसास कि ये नूर बीबी का बाप है और दूसरी तरफ अपने असल आकाओं का वो खौफ जो इनकी रगों में बसा था। उन्होंने सोनिया को तो मरकजी गेट पर ही रोक लिया था, मगर काशिफ खान अंदर की जानिब निकल चुका था। चौकीदार ने कांपते हाथों से तबरेज़ खान का नंबर डायल किया। फ़ोन की हर घंटी इसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। काशिफ बेकरारी से अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचा और पूरी कुव्वत से पीतल का भारी हैंडल घुमाया, मगर दरवाज़ा अंदर से फौलादी मजबूती के साथ मकफल था। नूर, नूर मेरा बच्चा, दरवाज़ा खोलो, देखो तुम्हारा बाबा आया है। ए नूर। वो दीवाना वार दरवाज़ा पीट रहा था। इसकी आवाज़ हवेली के बंद बुलंद व बाला सतूनों से टकरा कर वापस आ रही थी, मगर अंदर से कोई चाप सुनाई न दे रही थी। दूसरी जानिब चौकीदार का राब्ता तबरेज़ खान से हो चुका था। वो हाँफते हुए सारी सूरत हाल बयान कर रहा था। तबरेज़ खान जो दूसरी तरफ फ़ोन पर था गुस्से से इस कदर तिलमिलाया हुआ था कि इसकी सांसें तक सुनाई देने लगी। इसने फ़ौरन फ़ोन काशिफ खान तक पहुंचाने का हुक्म दिया। चौकीदार फ़ोन कान से लगाए दौड़ता हुआ काशिफ खान के पास पहुंचा, जो अब भी बंद दरवाजे को किसी ज़ख्मी वजूद की तरह झिंझोड़ रहा था। साहब प्लीज़ आप बात करें। इसने ललचते हाथों से मोबाइल काशिफ के आगे कर दिया था। काशिफ ने गुस्से और नफरत से एक भरपूर नज़र चौकीदार पर डाली और झपट कर फ़ोन इसके हाथ से छीन लिया था। काशिफ खान ने फ़ोन कान से लगाते ही जैसे अपने अंदर का तमाम लावा उगल दिया था। इनका लहजा गुस्से और कर की शिद्दत से फुंकारता हुआ तबरेज़ खान की समाते से टकराया था। मेरी बेटी को घर में कैद करके तुम लोग कहाँ सैरो तफरी के लिए निकल गए हो? तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि वो अंदर किस हाल में है? दूसरी जानिब चंद लम्हों का एक ऐसा मुहीब सख्तात छाया था कि काशिफ खान को अपनी ही तेज़ चलती सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर तबरेज़ खान का सपाट और बर्फानी लहजा उभरा। अपनी बेटी की तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है काशिफ खान, और तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर सैर सपाटे कर रहे हैं? मेरी बेटी यहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अस्पताल के बेड पर इसकी उखड़ती सांसें मुझे तड़पा रही हैं और तुम्हें अपनी बेटी का घर में अकेला होना मिटाए जा रहा है। तबरेज़ खान के इन अल्फाज ने किसी भारी हथौड़े की तरह काशिफ खान के असाब पर ज़रब लगाई थी। एक लम्हे के लिए तो इनके पैरों तले से ही ज़मीन निकल गई थी। जहन सुन हो गया था और साकत खड़े काशिफ खान के हाथ से फ़ोन छूटते बचा था, मगर अगले ही पल बाप का जज्बा दोबारा पूरी कुव्वत से हावी होने लगा था। मुझे इस वक्त इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं। मुझे हर सूरत में अपनी बेटी के पास जाना है, और फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी तरीका अख्तियार करना पड़े। वो फ़ोन पर बुरी तरह से रो रही थी। वो डरी हुई है, तुम जानते हो। इस हवेली में लाइट नहीं है और इसे अंधेरे से फोबिया है। वो अंधेरे में एक पल नहीं रह सकती और तुम इसे तन्हा छोड़ गई। काशिफ खान की आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा एक इल्तिजा थी, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ वही जानते थे जो नूर के बचपन से इस डर से वाकिफ़ था। बाहर बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और हवेली के बंद दरवाजे काशिफ खान के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। तबरेज़ खान के लहजे में छुपी बर्फानी सर्द महरी फ़ोन की लहरों से होती हुई काशिफ खान के वजूद को मुजम्मद कर गई थी। अगर तुम्हें मेरी बेटी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं तो फिर ये भूल जाओ कि ये दरवाज़ा अब तुम्हारे लिए कभी खुलेगा। मुझे भी तुम्हारी बेटी के डर और तकलीफ से कोई सरोकार नहीं। तबरेज़ खान की सपाट आवाज़ फ़ोन पर किसी कहर की तरह गूंजी थी। दूसरी जानिब अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद सारम, आर्यन खान, कुलनास, अफजल खान और अरूब, सबका ध्यान एक लग तबरेज़ खान की तरफ उठ गया था। वो फ़ोन पर बात करते हुए गुस्से से सुर्ख हो रहे थे और इनकी भींची हुई मुठ्ठियाँ बता रही थी कि वो इस वक्त किसी मुसलहत से कायल नहीं थे। तबरेज़ खान, खुदा के लिए सिर्फ इतने सफाक मत बनो। मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। वो इस वक्त शदीद कर्ब में है, डरी हुई है। मैं इसके पास जाऊँगा तो वो संभल जाएगी। मैं इसे कहीं नहीं लेकर जाऊँगा, बस इसे एक बार देख लेने दो। काशिफ खान के लहजे में अब वो अना नहीं थी, बल्कि एक मजबूर बाप की इल्तिजा थी जो अपनी बेटी की खातिर हर हद तक झुकने को तैयार था, मगर शायद इल्तिजा करने का वक्त अब बहुत पीछे छूट गया था। तबरेज़ खान के बगैर कोई जवाब दिए गुस्से के आलम में फ़ोन काट दिया। अगले ही पल तबरेज़ खान ने सिक्योरिटी गार्ड के नंबर पर कॉल की और गर्जदार आवाज़ में वो हुक्म सादर किया जिसने इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी। इसे अभी के अभी धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दो। मुझे ये शख्स एक लम्हे के लिए भी वहाँ नजर न आए। मालिक का हतमी ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड हरकत में आ गए थे। इन्हें काशिफ खान की तड़फ और बेबसी का एहसास तो था, मगर नौकरी की जंजीरें इनके ज़मीर से ज़्यादा मजबूत थी।
काशिफ खान ने लाख मज़ाहमत की, इनके कानों को जकड़ा, दरवाजे को पीटा, मगर इनकी तमाम कोशिशें रायगा गईं। बारिश की दंदों तेज बूंदे दरमियान काशिफ खान को घसीटते हुए मेन गेट से बाहर निकाल दिया गया था और भारी आहनी गेट इनके मुंह पर बंद कर दिया गया था। दरवाज़ा खोलो, तुम लोगों को ये जुल्म बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखना काशिफ खान इस तूफानी बारिश में भीगते हुए हवेली के बेरहम गेट को पीट रहे थे, मगर अंदर से सिर्फ खामोशी और बारिश की सनसनाहट जवाब में आ रही थी। वो फौलादी दरवाज़ा इनकी तमाम तर चीख और पुकार के बावजूद टस से मस न हुआ था। क्या हुआ? आप नूर से मिल लिए? सोनिया ने लरजती आवाज़ में सवाल किया। वो खुद भी अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, मगर काशिफ खान ने गुस्से और हकारत से भरपूर एक नज़र इस पर डाली। नहीं मिला, और शायद अब कभी मिल भी ना सकूं। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है सोनिया। अपनी बेटी की स्याहकारियों को छुपाने के लिए इसने मेरी मासूम बेटी को जीते जी सूली पर चढ़ा दिया। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। काशिफ खान के लहजे की तलखी सोनिया के वजूद को काट रही थी, मगर उसने हिम्मत जमा की। मुझे इस वक्त सिर्फ ये बताएं कि आप मिले या नहीं। अगर मिल जाता तो अपनी बेटी को छोड़कर इस तरह बाहर आता। नहीं मिला मैं। अब हम क्या करेंगे? मेरी बच्ची अकेली है, सोनिया ने नरमी मगर इस्तराब से कहा था। मुझे कुछ पता नहीं सिवाय तड़पने के। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी का दरवाज़ा खटखटाऊं, कहाँ जाऊं? काशिफ खान बेबसी की इंतहा पर थे जब अचानक इनके जहन में एक नाम गूंजा। चलो शमशीर लाला के पास चलते हैं। इस वक्त? सोनिया ने हैरानी और खौफ से पूछा था। हाँ, इसी वक्त। इसके अलावा अब हमारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं, मगर गांव का रास्ता बहुत तवील है और बारिश भी हद से ज़्यादा तेज़ है। हम कैसे पहुंचेंगे? सोनिया ने अंदेशे का इजहार किया था। मैं इस वक्त अपनी बेटी की खातिर समंदर की लहरों को भी चीर सकता हूँ। मंजिल मिलेगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं हिम्मत पूरी है। मैं अपनी बेटी को हर सूरत में इस कैद से छुड़वाना चाहता हूँ। काशिफ खान का लहजा अब किसी फौलाद की तरह सख्त हो चुका था। इसके अज़्म को देखकर सोनिया भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। बाहर तूफानी बारिश का रक्स जारी था। आसमान पर बिजली किसी गज़बनाक की तरह गरज रही थी और सड़कें पानी के तालाब बन चुकी थी। काशिफ खान की गाड़ी इस भयानक रात में गांव की जानिब रवां दवां थी, जहां अब सिर्फ शमशीर लाला ही इनकी आखिरी उम्मीद थे। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे काशिफ खान का अज़म इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए बेकरार था। अस्पताल के कॉरिडोर में फैली बोझल खामोश तबरेज़ खान की धार से पाश पाश हुई थी। इनके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी दीदनी थी जब उन्होंने अपनी तीखी नज़रें सामने खड़े अफजल खान और गुलनाज पर गाढ़ी थी। अच्छा, ये ड्रामा है। खुद यहाँ पनाह लिए बैठे हैं और अपने अजाब हमारे घरों की तरफ मोड़ दिए हैं। लहजे में छुपी हकारत ने फिजा को मजीद बोझल कर दिया था। अफजल खान ने साकत नज़रों से तबरेज़ खान को देखा था। वो हैरत ज़दा थे। अचानक इस बिपरे हुए तूफान का रुख इनकी तरफ क्यों मुड़ गया था? किसकी बात कर रहे हो तबरेज़? आखिर हुआ क्या है? अफजल का लहजा धीमा मगर संजीदा था। तुम्हारी बेटी का वो सुतेला बाप इस वक्त मेरी हवेली के दरवाजे पर खड़ा तमाशा कर रहा है। तबरेज़ खान ने गुस्से से दांत पीसे आवाज़ की काट अफजल खान के पोर में उतरी थी। तुम्हारी बेटी को जब हम बतौर बदला लेकर जा चुके हैं, तो फिर इस तरह आधी रात को मेरे घर पर चढ़ाई करने का क्या मकसद है? इसे फ़ोन करो और कहो ये तमाशा फ़ौरन ख़त्म करे। मेरी हवेली कोई पब्लिक पार्क नहीं कि जो चाहे मुंह उठाकर आज चलाए। गुलनाज जो अब तक खामोश खड़ी थी, बदले का सुनकर अंदर तक लरस कर रह गई थी। आंखों में बेबसी तैरने लगी थी, मगर तबरेज़ खान इस वक्त किसी रायत के मूड में नहीं थे। इनका पारा सातवें आसमान पर था और नज़रें अफजल खान से जवाब तलब कर रही थी। काशिफ, तुम्हारी हवेली? मगर वैसा क्यों करेगा? अफजल खान ने शदीद हैरत का इजहार किया। मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें पता होगा कि वो वहाँ क्यों गया है। तबरेज़ खान ने तलखी से जवाब दिया था और इसका कहना है कि इसकी बेटी को अंधेरे में डर लग रहा है। हालांकि हवेली में लाइट्स मौजूद हैं, वो जब चाहे जला सकती है। घर के बाहर चौकीदार मौजूद हैं, कोई ख़तरा नहीं हो सकता। इसे तबरेज़ खान ने वही बात दोहराई जो कुछ देर पहले काशिफ खान ने इसे कही थी। असल में भाई साहब, इसे डर लगता है अंधेरे से। वो बचपन से ही इस खौफ का शिकार रही है। गुलनाज ने तड़प कर जल्दी से बताया था। अपनी बेटी की तकलीफ का एहसास इसे बेचैन कर गया था। मेरी बेटी को भी गोली की आवाज़ से खौफ आता था। वो तो स्क्रीन पर भी खून देखकर सहम जाने वाली लड़की थी। और तुम्हारे बेटे ने क्या किया? इसे मौत के मुँह में धकेल दिया। फिर आज अपनी बेटी के अंधेरे में होने पर इतनी तड़प क्यों है? तबरेज़ खान के माथे पर उभरी रगें इनके अंदर के तूफान का पता दे रही थी। गुस्से की शिद्दत से आवाज़ भारी हो चुकी थी और अपनी तीखी नज़रों से गुलनाज के वजूद को झुलसा रहे थे। बाबा प्लीज़, एक मासूम लड़की से क्यों बदला ले रहे हैं? मैं तो इस निकाह के हक़ में भी नहीं था। अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो ये कभी न होने देता। सारम ने कदम आगे बढ़ाते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश की। इसका लहजा इल्तिजा और मंतक का इम्तजाज था।
ये रिवायात अब ख़त्म हो जानी चाहिए। बस कर दे बाबा, कब तक बेकसूर लोगों को इन फरसुदा रस्मों की भेंट चढ़ाया जाता है रहेगा। इस पढ़े लिखे दौर में ये सब बातें जहालत लगती हैं और मौमी ठीक कह रही है। नूर को बचपन से ही मसला है, अब वो अंधेरे की दहशत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज़ आप काशिफ अंकल को अंदर जाने दें ताकि वो इसे संभाल सके। सारम की मदाखलत पर अफजल खान और गुलनाज के चेहरों पर सुकून की हल्की सी लहर दौड़ी थी। इन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि शायद अब इनकी बेटी के लिए कोई आसान रास्ता निकल आए। आर्यन खान इस वक्त बिल्कुल खामोश खड़ा। इसके चेहरे के तासुरात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है, मगर गहराई से टिकी हुई नज़रें ये बता सक रही थी कि वो कुछ तो ज़रूर सोच रहा है। सारम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी हर बात सर आँखों पर, मगर इस मामले में मत पड़ो। तबरेज़ खान का लहजा अब चीखों पुकार से बदल कर एक ऐसी सर्द महरी में ढल चुका था जो गुस्से से कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। जब बात अपनी औलाद पर आती है ना, तो बहुत से ऐसे कड़वे फैसले करने पड़ते हैं जिन्हें कभी हम खुद भी गलत समझते थे। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करके नज़रें सारम के चेहरे पर जमा थी, जहाँ बाप की मोहब्बत और अना के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींची हुई थी। बाबा, अगर आप भी वही सब करेंगे जो आर्यन ने किया, तो फिर मैं आप में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बस मुझे इस बात का जवाब दे दें। सारम की आवाज़ में अब एक अजीब सी कार थी, जिसे वो अपने बाप के सामने आईना रख रहा हो। इसने बीरा से बदला लिया और अब आप इसका बदला नूर से ले रहे हैं। माजरत के साथ कह रहा हूँ बाबा, मुझे तो आप दोनों के रवैयों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। सारम के दो टोक अल्फाज ने फ़िज़ा में एक सन्नाटा सा भर दिया था। तबरेज़ खान के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ी, मगर सारम की आंखों में मौजूद सच्चाई ने इन्हें लम्हा भर को साकत कर दिया था। तुम अपने बाप को नीचा दिखा रहे हो सारम? तबरेज़ खान के लहजे में गुस्से से ज़्यादा सदमा था, जैसे इन्हें अपनी ही बेटे से इस संगीन वार की तवक्को न थी। इनकी आंखें सारम के चेहरे पर जमी थी, जहाँ बगावत नहीं बल्कि एक कर्मनाक सच्चाई लिखी थी। नहीं बाबा, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा, ना ही मैं कभी ऐसा सोच सकता हूँ। मैं तो बस आपको हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारम ने बगैर पलके झपकाए जवाब दिया। इसकी आवाज़ में बला का गहराव था जो इस वक्त तबरेज़ खान के लिए किसी ताज़ियाने से कम न था। आर्यन खान जो खामोशी से सारम को देख रहा था, इसे पहली बार अपने वजूद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कितना शफाफ दिल है इसका, मैं इस जैसा क्यों नहीं हूँ? क्या मैं वाकई अपने रास्ते से भटक गया था? वो खुद से सवाल कर रहा था। इसके जहन में उलझनों का एक जाल बन चुका था। रोशानी ने इसकी माँ भी तो है, मगर ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचता? इसके लहजे में इंतकाम की तलखी नहीं बल्कि इंसानियत की तड़प क्यों है? इन सवालों ने आर्यन के अंदर एक हलचल सी मचा दी थी। वो पहली बार अपनी जीत को हार के तराजू में खुद तोल रहा था और इसे अपनी जीत का पलड़ा बहुत हल्का लग रहा था। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तबरेज़ खान ने सारम की आंखों में आंखें डालकर पूछा था। इनके लहजे में वो पहले वाली दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकन और बेबसी दराई थी। बस ये चाहता हूँ कि आप रहम दिल बने। सारम की आवाज़ में एक गहरा ठहराव था। आप मेरे वही बाबा हैं ना जो कहते थे कि अल्लाह ताला रहम करने वालों को बहुत पसंद करता है? आज भी मैं आप में अपने इसी पुराने बाबा को तलाश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे बाबा मुझे मायूस नहीं करने देंगे। सारम के इन लफ्ज़ों ने तबरेज़ के अंदर बरसों की जमी बर्फ़ को पिघला दिया था। वो साकत खड़े अपने बेटे को देख रहे थे, जिसने बड़ी खामोशी से इनके अना के बुत को पाश कर दिया था। सारम, तुम्हारा बाबा आज भी रहम दिल ही है। तबरेज़ खान की आवाज़ में एक लर्जिश थी, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहे हों। उन्होंने तड़प कर अपनी बात जारी रखी। मगर इन लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है वो मैं कैसे भूल जाऊं? मेरे घर की रौनक, मेरी मासूम बच्ची, देखो इसे इन्होंने किस हाल में पहुंचा दिया है। इनका इशारा इस कर्व की तरफ था जो अबीरा की सूरत में इनके सामने था। जब बाप के दिल पर चोट लगती है तो वो ज़ख्म नहीं, एक ऐसी अज़ियत बन जाता है जो इंसान को पत्थर बना देती है। तुम्हारी नज़र में शायद मैं जालिम हूँ, मगर एक बाप की हैसियत से जो सोचो सारम, क्या ये ज़ख्म इतना जल्दी भर सकता है? मैं आपकी तकलीफ़ समझ रहा हूँ बाबा, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि इसे माफ़ कर दे। नूर से बदला न ले, नूर बेकसूर है। सारम की आवाज़ में एक लर्जिश थी, जैसे वो आखिरी हद तक अपने बाप को रोकना चाहता हो। इसकी आंखों में इल्तिजा और दुख का एक अजीब मिलाप था। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, वरना मेरे दिल में आपके लिए जो एहतराम और मान है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं अपने आइडियल को अपनी नज़रों में गिरते हुए नहीं देख सकती। सारम के इन लफ्ज़ों ने तबरेज़ खान के गिर्द मौजूद अना की दीवार में एक गहरा शगाफ डाल दिया था। मुसाकत खड़े अपने बेटे को देख रहे थे। तबरेज़ खान के इरादों में लर्जिश आने लगी थी। सारम जिस मान और यकीन से इनके सामने खड़ा था, वो इसे तोड़ने का हौसला नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले कि वो कोई फैसला सादर करते, माहिर जो अब तक
कोने में खामोश खड़ा ये मंजर देख रहा था। दफ्तन कदम बढ़ाकर बीच में आ गया था। बहुत अच्छी तकरीर कर लेते हो सारन, मगर यहाँ तुम्हारी इस जज्बाती गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। माहिद के लहजे में अजीब सी तपिश और कीना था। इसके अंदाज में वही रिवायती हसद झलक रहा था जो अक्सर एक सौतेले भाई के रवैये का खासा होता है। इसने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ सारन को देखा। तुम बाबा को तो अपनी बातों के जाल में ला सकते हो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर तुम इनके बड़े बेटे हो ना, मगर ये मत भूलो कि यहाँ से बाबा का फैसला ही काफ़ी नहीं है। वो लड़की अब मेरी बीवी है और मैं इसे हमेशा अपनी हवेली में बंद रखूँगा। मैं अपनी बहन के साथ होने वाले जुल्म को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता, समझे तुम? तबरेज़ खान अपने दोनों बेटों को यूं आमने सामने देखकर अंदर तक लरस गए थे। फिज़ा में तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि किसी भी लम्हे कोई बड़ा धमाका हो सकता था। अरूब इन दोनों को आमने सामने देखकर अपनी जगह से साकत उठी। इसके चेहरे पर ममता की फिक्र और लहजे में एक ख़ास वक़ार था। माहिद, बस कर दो बेटा, अब मज़ीद कुछ नहीं। इसने माहिद के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा था। फैसला तुम्हारे बाबा का ही होगा, वही जो सबके लिए बेहतर है। और अगर तुमने अब एक लफ्ज़ भी मज़ीद कहा तो मेरा मान टूट जाएगा। मुझे लगेगा कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे कहीं कोई बड़ी कोताही हुई है। अरूब का लहजा हमेशा की तरह धीमा, संजीदा, बावकार मगर कारदार था। तबरेज़ खान ने तशकर भरी नज़रों से अपनी शरीके हयात को देखा। वो औरत जो हमेशा अपने खान के कदम से कदम मिलाकर चली थी, आज एक बार फिर से एक कड़े इम्तिहान से बचा गई थी। अगर वो बीच में ना आती तो तबरेज़ खान अपने ही दो बेटों के तसादात के दरमियान फंस कर रह जाते थे। मैं आपका मान नहीं तोड़ सकता मामा, मगर सच तो ये है कि आज आप मेरा मान ज़रूर तोड़ रही हैं। माहिर ने ज़ब्त से कहा, मगर उसकी आवाज़ में छुपी तल्ख की फ़िज़ा को जहरीला कर गई थी। आपका जो जी चाहे करें, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। वो मज़ीद वहाँ रुकना बर्दाश्त न कर सका था। वो अपने अंदर के तूफ़ान समेत खामोशी से अस्पताल की राहदारियों को नापता हुआ बाहर निकल गया था। इसके पीछे एक गहरा सन्नाटा और कई अधूरे सवालात रह गए थे। तबरेज़ खान ने एक लंबा सांस भरकर फ़िज़ा में मौलक तनाव को खारिज किया। इसकी आंखों में अब वो पिछली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक शिकस्त खुर्दा बाप की थकन नुमाया थी। जाओ, जाकर नूर को वापस लेकर आओ, हमेशा के लिए। इनके लहजे की गूंज ने राहदारी के सन्नाटे को चीर दिया था। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि एक बदले के खात्मे का ऐलान था। मगर वो जो बाहर ऐलान जंग करके गया है, इसका क्या करना है? सारम का इशारा माहिद की जानिब था। मैं माहिद को खुद संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो, तबरेज़ खान ने सारम की तरफ देखते हुए कहा, जिनकी आवाज़ में अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी भारी बोझ से आज़ाद हो गए हों। गुलनाज और अफजल खान के चेहरे पर बेयकीनी के साथ साथ शुक्रगुजारी के आंसू झिलमिलाए थे। आर्यन खान की नज़रें एक बार फिर झुक गई। इसे महसूस हो रहा था जैसे शर्मिंदगी इसे ज़मीन में धंसा देगी। जिस शख्स का बेटा इतना समझदार और सुलझी सोच का मालिक हो, वो खुद इतना शफाक कैसे हो सकता है? क्या रोशानी ने मुझे बरसों तक तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख दिखाती रही और मैं किसी अंधे मकलद की तरह इसके बने हुए भंवर में फंसता चला गया? मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? वो दीवार से सर टिकाए खुद से सवाल कर रहा था, जबकि राहदारी में मौजूद हर शख्स खामोशी की चादर ओढ़े अपने अपने हिसार में कैद था। तबरेज़ खान ने नर्म निगाहों से अरूब की तरफ झेका। अरूब इसके दिल की बात समझकर फ़ौरन इसे काले रंग की हैंडबैग की चाबी निकालकर तबरेज़ खान के हाथ पर रख दी थी। तबरेज़ खान ने वो चाबी और सारन की हथेली पर रख दी। थैंक यू बाबा, सारन की आवाज़ में तशकर और अकीदत की नमी थी। थैंक यू तुम्हारा बेटा, जिसने अपने बाप को मज़ीद गुनाहगार होने से बचा लिया। जाओ और इस दुश्मनी के बाप को यहीं ख़त्म कर दो। तबरेज़ खान ने एक गहरा सांस लिया, मगर मैं शख्सों को भी माफ़ नहीं कर सकूँगा। मेरी बेटी की सांसें लौट आई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर करेगा बाबा, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, यह आपने ही तो मुझे सिखाया था। तबरेज़ खान हैरत से अपने जवान बेटे को देख रहे थे। वो 5 साल का बच्चा जिसने अपने ही बाप की कही हुई एक एक बात को सीने से लगा कर रखा था, आज इनके सामने इनका अपना ही अक्स बनकर खड़ा था। ना तो बदलते वक्त की तलखियों ने इसके जहन को गदला किया था और ना ही किसी इंतकाम की आग इसकी फितरत को बदल सकती थी। सारम वहाँ से रुखसत हुआ तो तबरेज़ खान अरूब के करीब आकर बैठ गए थे। इनके लहजे में वही पुरानी संजीदगी और नरमी लौट आई थी जो हमेशा अरूब के दिल में घर कर लेती थी। आपको कोई एतराज़ तो नहीं खानम? मैंने आपसे मशवरा किए बगैर नूर के बारे में इतना बड़ा फैसला सुना दिया। एतराज़ किस बात का खान? अरूब ने धीमे से मुस्कुरा कर इन्हें देखा। आपका हर फैसला हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप जो भी करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। हम आपसे अलग तो नहीं, आपका फैसला ही हमारा फैसला है। कुछ फासले पर खड़ा आर्यन खान ये सब सुन रहा था। इसे लगा जैसे अबीरा अपनी माँ का ही अक्स थी। वही ठहराव, वही समझदारी और वही फैसलों को तस्लीम करने का हुनर। वो बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत कुछ सोचना चाहता था, मगर तकदीर के लिखे से वो अब भी बेखबर था।
دوسری طرف عبیرہ کی زندگی آخری دعاؤں کے سہارے سانسوں کی ڈور سے لٹک رہی تھی جو کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی تھی۔ ہسپتال کے گھٹن زدہ فضا میں آریان خان کے قدم اس عبیرہ کے باہر لے آئے تھے۔ شیشے کے پار وہ وجود ICU کے بے حس و حرکت پڑا تھا جس کے اندر زندگی کی ڈور میں اس وقت آریان کی اپنی سانسوں سے زیادہ مشکوک تھی۔ کیا واقعی میں نے صرف ایک رخ دیکھا تھا؟ اس نے ماتھا ٹھنڈے شیشے سے ٹکا دیا تھا اور روشانی کے لگائے ہوئے زخموں کا مداوع ایک ایسی لڑکی سے کر رہا تھا جس کا ان رنجشوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ عبیرہ کی خاموش صورت اسے ملامت کر رہی تھی۔ اسے وہ پل یاد آیا جب اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے عبیرہ کا ہاتھ تھاما تھا، مگر آج وہی آگ اسے خود جھلسا رہی تھی۔ تاریک رات، مسلسل برستی بے رحم بارش اور سڑک پر دیوانہ وار دوڑتی ہوئی ایک تنہا لڑکی۔ گاڑی کے وائپرز پوری رفتار سے شیشے پر گرتے پانی کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، مگر باہر کا ہر منظر دھند میں لپٹا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے یارم کے اپنے اندر کوئی سمت واضح نہیں تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت کی اس قدر مضبوط کر رکھی تھی کہ انگلیاں سفید پڑنے لگی تھیں۔ ماتھے پر ابھرنے والے ٹھنڈے پسینے کے قطرے باہر گرتی بارش کی بوندوں سے مقابلے کر رہے تھے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی جو گاڑی کے انجن کے شور سے میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ سینے میں ایک عجیب سا حبس تھا، پھیپھڑوں کو جیسے آکسیجن ملنا بند ہو گئی تھی۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا، مگر یہ تھکن جسمانی نہیں تھی، یہ اس روح پر پڑنے والی بوجھ کا نتیجہ تھا جو اسے نڈھال کر رہا تھا۔ یارم خان نے بے اختیاری میں گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ ایک بالکل انجان سمت کی طرف بھاگ رہا تھا، جیسے تیز رفتاری سے اس کی اذیت سے نجات دلا دے گی، جیسے وہ اس ایک لمحے سے پیچھا چھڑا سکے گا جو اب اس کا مقدر بن چکا تھا۔ باہر سڑک پر پڑنے والی ہیڈ لائٹس کی زرد روشنی بکھر گئی تھی اور یارم کے اندر کی دنیا بھی اسی روشنی کی طرح کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ یارم کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی ایک منظر لہراتا رہا، ایزل کا وہ ساکت چہرہ، وہ اپنے بھاری ہاتھ کی اٹھتی ہوئی گرفت میں نے کیسے ایزل پر ہاتھ اٹھا دیا؟ اس نے زیر لب دہرایا، جیسے اسے خود اپنے کیے پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی جو بند گاڑی کے اندر خاموشی کو چیر رہی تھی۔ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ کیا میں اتنا کمزور تھا؟ اس کا دماغ اس سوال کی تپش سے سلگ رہا تھا۔ ایک مرد کا وقار تو اس کی برداشت سے ہوتا ہے، مگر میں تو ہار گیا۔ یارم اپنے ضمیر کی عدالت میں ایک نہتی اور کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام تر انا کے ساتھ مٹی میں مل گیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ باہر بارش کی بوندیں اب گاڑی کے شیشے پر ایک ماتم کی طرح گر رہی تھیں۔ ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھانے میں کیا میں نے اپنی جیت سمجھی تھی؟ یارم خان کو اب خود سے گھن آنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ اب بھی ایزل کے اس دکھ سے بوجھل ہیں جو اس نے ابھی بھی اسے دیا تھا۔ سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور ندامت کا زہر آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ باہر کی دھند اب اس کی آنکھوں کے اندر بھی اتر آئی تھی۔ جہاں ندامت کے چند قطرے گرنے کو بے قرار تھے، اس نے اسٹیئرنگ پر پے در پہ مکے برسائے تھے۔ اپنے آپ سے اسے گھن آ رہی تھی اپنی اس کمزوری پر جسے وہ غصے میں کر بیٹھا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر پائے گی؟ ایک تلخ سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی اور پھر آنسو بن کر آنکھوں کی دہلیز پر ٹھہر گئی۔ نہیں، وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے بدظن تھی، جسے پہلے تو میری محبت، میری خلوص اور میری وفاداری پر ذرا بھر اعتبار نہیں تھا، اور اب اس ایک تھپڑ کے بعد تو وہ میرا نام لینا بھی گناہ سمجھے گی۔ یارم نے گاڑی کی رفتار جنون کی حد تک بڑھا دی، جیسے وہ خود سے بھاگنا چاہتا ہو اور اسے ایک لمحے کے پیچھے چھڑوانا چاہتا ہو جس نے اسے عمر بھر کی ذلت دے دی تھی۔ میرا اپنے آپ پر قابو کیوں نہیں رہا؟ میں نے کیوں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا؟ اس کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اف بابا! اچانک ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ بابا کا خیال آتے ہی اس کا جسم جیسے برف ہو گیا تھا۔ بابا کو پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا؟ میں انہیں کیا بتاؤں گا کہ ان کی تربیت یافتہ بیٹے نے آج ایک عورت کی تذلیل کی ہے؟ باہر بارش کی شدت اب تھمنے لگی تھی، مگر یارم خان کے اندر کی آگ اسے راکھ کر رہی تھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا تھا، آج اپنے ہی عکس کے سامنے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ تیز رفتار گاڑی کے وائپرز اب پوری قوت سے چلا رہے تھے، مگر یارم کی نظریں سڑک پر نہیں اپنی روح کے زخموں پر تھی۔ اچانک سامنے سے آتی
दो खूंखार और तीखी रोशनियां इसकी आंखों में नश्तर की तरह चुभने लगी। एक भारी भरकम ट्रक की किसी अफरीद की तरह बारिश की धुंध को चीरता हुआ ऐन इसके सामने नमूदार हुआ था। यारम के हाथ स्टीयरिंग पर मुजम्मद हो गए थे। इसने पूरी कुव्वत से ब्रेक पर पाँव मारा था। टायरों के सड़क पर रगड़ खाने की एक दिलखराश और होलनाक चीख बुलंद हुई थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। धात के धात से टकराने का एक जोरदार धमाका हुआ था, जैसे ही ज़मीन फट गई हो। यारम की गाड़ी एक तिनके की तरह फिजा में उछली और फिर कई बार कलागाजियाँ खाती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। शीशे किरची किरची होकर बारिश की बूंदों के साथ फिजा में बिखर गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यारम का गुरूर पाश पाश हुआ था। इस हौलनाक शोर के बाद एकदम सन्नाटा छा गया था। सिर्फ बारिश की बूंदें अब इस तबाह शुदा गाड़ी के मलबे पर किसी मातम की तरह गिर रही थी, जहां यारम खान का वजूद लहू लहान और बेसुध पड़ा था। इसकी बंद होती आंखों के सामने आखिरी अक्स एजल के इसके चेहरे का लहराया था, जिस पर अभी इसके थप्पड़ के निशान ताज़ा थे, और फिर हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया था। फिजा में कैसा दर्द था, जैसे जिंदगी ने आखिरी हिचकी भरी हो। कमरे का बंद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला तो बाहर राहदारी की तेज़ रोशनी ने अंदर की नींद तारीकी का सीना चाक कर दिया था। रोशनी की वो लंबी लकीर सीधी एजल के बेड तक गई थी, जहां वो औंधे मुंह कमरे की तमाम लाइटें बंद किए लेटी दुख की एक साखत तस्वीर मालूम हो रही थी। रोशाने अपने पन का लिबादा ओढ़े हुए इस कमरे में दाखिल हुई थी। दरवाजे से आती इस रोशनी में एजल के बिखरे हुए बाल और तकिए में दबा हुआ चेहरा इसकी बेबसी की गवाही दे रहा था। रोशाना ने बिस्तर के करीब आकर कमाली हमदर्दी से अपना हाथ एजल के कंधे पर रखा, मगर इस लम्स में वो गर्मजोशी नहीं थी जो एक सच्चे रिश्ते में होती है। एजल, मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? इसकी आवाज़ में एक मसनूई मिठास थी, जैसे वो एजल के जख्मों पर बर्फ रखने नहीं बल्कि इनकी गहराई नापने आई हो। एजल ने तड़प कर अपना चेहरा तकिए से निकाला। इसकी आंखें सूजी हुई थी और गालों पर आंसुओं की लकीरें अभी खुश्क नहीं हुई थी, मगर इस सबसे नुमाया वो सुर्खी थी जो अभी तक इसके चेहरे पर यारम के थप्पड़ की याद दिला रही थी। रोशानी की नज़रें ऐन इसी जगह पर जमी रही जहां यारम की उंगलियां अपना निशान छोड़ गई थीं। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए एक अजीब सी फातिहाना चमक लहराई थी, जिसे एजल अपनी सिसकती हुई आंखों से न देख सकी थी। किसने किया? क्या यारम ने? रोशाना ने हैरत का नाटक करते हुए अपने लबों पर हाथ रखा, जैसे इस बात का ज़रा बराबर भी अंदाज़ा ना हो। एजल, बोलो ना, क्या यारम ने तुम पर हाथ उठाया? थप्पड़ का दर्द नहीं है फुप्पो। एजल ने गहरी सिसकी भरी। इसकी आवाज़ में एक ऐसी टूट फूट थी जो सुनने वाले का कलेजा चीरते। इसने अपने इस गाल पर हाथ रखा जहां यारम के हाथ की हिद्दत अभी तक बाकी थी, मगर उसकी खाली नज़रें सामने दीवार पर जमी थी जहां उदासी के सिवा कुछ नहीं था। मैं यारम से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि अगर वो मेरी जान भी मांगे तो मैं हंसते हंसते इसके कदमों में रख दूँ, मगर वो रुकी जैसे अल्फाज इसका साथ छोड़ रहे हो। आंखों से आंसुओं का एक नया रेला बह निकला और इसके लरसते लबों को भिगो गया। फुफो, इसकी आंखों में इस लड़की के लिए जो मोहब्बत, जो इज्जत है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तब भी ये जहर नहीं पी सकती। इसने तड़प कर रोशाने का हाथ थाम लिया, जैसे वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हो जैसे पल पल अंदर से खा रहा था। क्या है इसमें इतना ख़ास जो मुझ में नहीं है? क्यों वो अबीरा जैसी मोहब्बत मुझसे नहीं कर सकता? क्यों यारम की नज़रों में मेरे लिए वो मकाम नहीं है जो इसने किसी और के नाम कर रखा है? एजल की आवाज़ में हसद नहीं था, बल्कि एक ऐसी महरूमी थी जो इंसान को जीते जी एक खोखला साया बना देती है। वो एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसमें वो पहले ही सब कुछ हार चुकी थी। रोशाना ने खामोशी से एजल के सर पर हाथ रखा था, मगर उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी। वो जानती थी कि एजल के दिल में अबीरा के खिलाफ नफरत का जो बीज इसने बोया था वो अब एक जहरीला तनावर दरख्त बन चुका था। एजल, मेरी जान, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। रोशाने ने इसे तसल्ली देने के लिए अपने बाजुओं के हिसार में भर लिया था, मगर इसका अपना जहन इस बिसात पर अगले महरे की चाल चल रहा था। रोशाने ने एजल के आंसुओं को अपनी पूरों के से पहुँचते हुए इसके माथे पर हाथ रखा था। इसके लहजे में एक जहरीली हंसी हमदर्दी उतर आई थी जो शहद में खुले किसी धीमे जहर की तरह थी। तुम्हें अब मज़ीद कमज़ोर नहीं पड़ना एजल, हिम्मत करो, तुम्हें इस शख्स से खुला लेनी है। तुम आज की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, तुम्हें इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वो चलती पर तेल डालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। एजल का दिल अभी तक इन तल्ख बातों के बोझ तले दब रहा था। कमरे की खामोशी में इसके मोबाइल की स्क्रीन जगमगाऊ थी। मोबाइल की स्क्रीन पर माई लव का नाम एक सुर्ख दिल के साथ बार बार उभर रहा था। एजल ने धुंधलाई हुई आंखों से इस नाम को देखा जो कभी इसकी कुल कायनात था, मगर इस वक्त वो इस नाम से खौफजदा थी। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन उठाने की। रोशाने ने इसे फ़ौरन टोका। एजल का अपना दिल भी इस वक्त किसी से बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी।
مگر جب فون مسلسل بجتا رہا تو روشانی نے ایک جھٹکے سے موبائل اٹھا لیا۔ اس کے ارادے اب سے پہلے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اب کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ کیا ابھی تمہارا دل نہیں بھرا جو کچھ تھوڑی دیر پہلے تم یہاں کر گئے ہو؟ کیا وہ کافی نہیں تھا؟ روشانی کا لہجہ کرخت تھا، مگر دوسرے لمحے دوسری جانب سے یارم کی آواز نہیں آئی تھی، بلکہ ایک اجنبی اور بھاری مردانہ آواز آئی تھی جس نے ماحول کی سنگینی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ فون کے اسپیکر سے آواز صرف اس آواز صاف سنائی دے رہی تھی، میم کیا میں مسز یارم خان سے بات کر رہا ہوں؟ ایزل نے تڑپ کر روشانی کے ہاتھ سے فون چھپٹ لیا تھا۔ ایک انجانے سے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں پھڑکنے لگا تھا۔ جی میں مسز یارم بات کر رہی ہوں۔ وہ خود کہاں ہے؟ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچے، آپ کا شوہر بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کے فون کی ڈائل لسٹ میں آپ کا نمبر سب سے اوپر تھا اور اسے بار بار ڈائل کیا گیا ہے۔ اس شخص نے اسپتال کا پتہ دیا تو ایزل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ایسی ہولناک کی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنا دوپٹہ کھینچتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی، مگر روشانی نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، مرتا ہے تو مر جائے، میری بیٹی کو اس طرح اذیت دینے والوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایزل نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی دیوانگی لہرائی جسے دیکھ کر روشانی کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے۔ خبردار پھپھو، اگر یارم کے لیے آپ کے منہ سے ایک بھی بددعا والا لفظ نکلا، میری جان بھی ان پر فدا ہے۔ میں ان کے لیے کبھی بددعا نہیں کر سکتی۔ روشانی نے حیرت زدہ کھڑی رہ گئی تھی۔ جو لڑکی چند لمحے پہلے علیحدگی کا سوچ رہی تھی، اب وہ اپنے مجازی خدا کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ ایزل گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی حدود سے نکل چکی تھی اور پیچھے روشانی اپنی ہار پر دانت پیستی رہ گئی تھی۔ پاگل خاندان، روشانی نے غصے سے پکارتے ہوئے کہا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ایزل کو دیوانہ وار جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب تیزی سے بدل رہے تھے اور ہمدردی کا وہ لبادہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اتنی آسانی سے تم لوگوں کی زندگیوں میں سکون تو نہیں آنے دوں گی۔ اگر میں نے تڑپتے ہوئے اور سسکتے ہوئے اپنی جوانی گزار دی ہے تو پھر باقی سب کے حصے میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ خود سے کلام کرتے ہوئے اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ اگر اس لمحے کوئی اس کا اصل چہرہ دیکھ لیتا تو دہل جاتا۔ اس کے لبوں پر ایک مکروہ سی ہنسی رقص کرنے لگی تھی، ایک ایسی ہنسی جس میں انتقام کی بو اور دوسروں کی بربادی کا جشن تھا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو گھور رہی تھی جہاں ایزل کی گاڑی کی روشنیاں دھند میں کم ہو چکی تھیں، مگر روشانی کے ذہن میں سازشوں کا ایک نیا جال بننا شروع ہو گیا تھا۔ جب انسان اپنی اوقات بھول کر خود کو رب سمجھنے لگتا ہے تو وہ شیطان سے بھی زیادہ خوفناک روپ دھار لیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تقدیر کا قلم اور زندگی کے فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ روشانی نے جب اپنے مقدر کے لکھے کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس ایک ضد نے نہ صرف اس کا اپنا سکون چھین لیا بلکہ اس کے ماضی اور حال سے جڑے تمام خوبصورت رشتوں کو بھی ایک ایسی الجھن بنا دیا جس کا کوئی سرا نہیں ملتا تھا۔ سچ تو یہ ہے، جب انسان عاجزی چھوڑ کر حد سے گزرتا ہے تو اس کی ہر دھڑمی سے ابلیس بھی پناہ مانگتا ہے۔ روشانی اس وقت اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ مٹ چکا تھا۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کے زوم میں اپنی عاقبت داؤ پر لگا چکی تھی۔ سارم نے برسوں بعد اپنی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ وقت جیسے ایک پل کے لیے تھم گیا تھا۔ یہ وہی چوکھٹ تھی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، زندگی کے وہ چند سال جو کسی خوف کی طرح معتبر تھے، جب اس کے بابا کا مضبوط ہاتھ اس کی ننھی سی انگلی کے گرد حصار بنے رہتا تھا۔ حویلی کے سرد دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم مجمد ہو گئے تھے اور دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سی بے ترتیبی کا شکار ہونے لگی تھی۔ بارش تھم چکی تھی مگر سڑکوں پر ٹھہرا ہوا پانی گزرے ہوئے طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے اجنبی نہیں تھے، وہ کچھ اس ولہانہ پن سے سارم کو چھو کر گزر رہے تھے جیسے برسوں بعد لوٹنے والے گھر کے شہزادے کی بلائیں لے رہے ہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ اسے سامنے ہی اپنا وہ چھوٹا سا عکس نظر آیا جو اپنے بابا کی انگلی تھامے کسی معصوم سی بات پر بحث کر رہا تھا۔ سارم نے خود کو کتنا ہی بدل لیا ہو، کتنا ہی پختہ اور سمجھدار کیوں نہ بنا لیا ہو، مگر وہ نہ تو کبھی اس گھر کو بھلا پایا تھا اور نہ ہی اپنے بابا کو۔ اس نے تو بس ان یادوں کو اپنے اندر کہیں بہت گہرا دفن کر دیا تھا۔ حویلی کے گیٹ پر کھڑا چوکیدار ساکت تھا۔ تبریز خان نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے اور اسے روکا نہ جائے۔ دروازہ کھلا اور ایک مؤدب سلام اسے ماضی کی پناہ گاہ سے کھینچ کر حال میں لے آیا تھا، مگر وہ تو کسی اور ہی جہاں میں گم تھا۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اندر کی سمت چلنے لگا۔ راستے تو دونوں کے اطراف میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں کی جھکتی ہوئی شاخیں اسے خوش آمدید کہہ رہی تھیں،
वो हर दरो दीवार को तरसती हुई निगाहों से देख रहा था। इतने साल बीत गए थे मगर यहाँ कुछ भी तो नहीं बदला था। सब कुछ वैसा ही था, बस मकीन बदल गए थे और इन मकीनों के साथ इस घर की रूह बदल गई थी। वो मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो एक जानी पहचानी अपनाइयत ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो अपनी यादों की इस भूल भुलैया में खो ही गया हुआ था कि अचानक इसकी नज़र हाल में रखे हुए लैंडलाइन फ़ोन्स के करीब पड़ी जहाँ नूर की बेसुध ज़मीन पर पड़ी थी। सारंग के हलक में एक दबी दबी सी चीख निकली। वो दीवाना वार इसकी जानिब लपका। नूर, नूर क्या हुआ है तुम्हें? इसने घबरा कर इसे सहारा दिया और चेहरे से उलझे हुए बाल हटाए तो इसका अपना सांस सीने में कैद हो गया था। माथे से यही बहती खून की लकीर नूर के गोरे रंग पर किसी बद्दुआ की तरह बिखरी हुई थी। ओह माय गॉड! सारंग की आवाज़ हवेली के खामोश दरो दीवार से टकरा कर रह गई थी। सारंग को पल भर में अंदाज़ा हो गया था कि नूर अंधेरे के खौफ से दीवाना वार भागी है और तवाज़ुन खोकर गिर पड़ी है। इसके दिल में एक तीस सी उठी, शायद गिरते वक्त नूर का सर किसी नोकदार चीज़ से टकराया था। इसने बिना कुछ सोचे इसे अपने बाजू में उठाया और सामने वाले कमरे की जानिब लपका। इसे इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि वो किसका कमरा है, मगर जैसे ही इसने नूर को बेड पर लिटाकर इधर उधर नज़र दौड़ाई इसके कदम वहीं जम कर रह गए थे। कमरे की फ़िज़ा, दीवारों का रंग और फर्नीचर की तरतीब पुकार कर कह रही थी कि वही जगह है जहाँ कभी इसकी मामा और बाबा की ज़िंदगी की रौनकें बसती थी। एक लम्हे के लिए इसके दिल में यादों का कोई ज़ख्म को चूका दे गया था, मगर इसने सख्ती से इसकी तकलीफ को झटका और फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स की तलाश में लग गया था। कुछ देर तक येर की तगो-दो के बाद इसे मरहम पट्टी का सामान मिल गया था। इसने निहायत एहतियात और डरमी से नूर के माथे पर जमे हुए खून को साफ किया और वहाँ पट्टी बांध दी थी। पास रखे हुए जग से पानी लेकर इसने नूर के चेहरे पर हल्के से छींटे मारे थे। नूर, आंखें खोलो नूर। इसकी आवाज़ में एक अनजानी सी घबराहट थी। चंद लम्हों बाद नूर की पलकों में हल्की सी जंबिश हुई और वह कराहते हुए आहिस्ता आहिस्ता होश की दुनिया में वापस आने लगी। सारम भाई। होश हवास की दुनिया में लौटते ही जब नूर की नज़रों के सामने सारम का चेहरा उभरा तो वो ज़ब्त के तमाम बंधन तोड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी थी। सारम इसके लिए कोई अजनबी नहीं था। वह इसकी सगी खाला का बेटा था जिसने हमेशा इसे अपनी छोटी बहनों की तरह अजीज़ रखा था। इसकी कर्दनाक तन्हाई से अपने खालाजाद भाई को ढाल बने देखकर नूर की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी और वो तड़प कर इसके मजबूत कंधे से जा लगी थी। आप ना थे तो मैं मर जाती भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था, यहाँ का अंधेरा मुझे खा रहा था। बस इसके के दरमियान टूटे टूटे लफ्ज़ों में अपनी पिपता सुना रही थी। सारम ने निहायत शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और इसे खुद से लगाए रखा। बस अब रिलैक्स हो जाओ, देखो तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसने करीब पड़े शीशे के जग से पानी भरा और गिलास नूर के लरसते हुए लबों से लगा दिया। चलो शाबाश, पहले ये पानी पियो। नूर ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस लड़के इस कड़े वक्त में से कोई अपना इसके सर पर खड़ा है जो इसे कैद तन्हाई से निकाल कर ले जाएगा। भाई, खुदा के लिए मुझे यहाँ से लेकर जाएं। आखिरकार इसके दिल की दुहाई लबों तक आ ही गई थी। इस खौफनाक खामोशी ने इसके अंदर से किरची कर दिया था। मैं तुम्हें ही तो लेने आया हूँ नूर। सारम के लहजे के यकीन ने नूर की बुझती आंखों में ज़िंदगी की चमक भर दी थी। क्या आप सच बोल रहे हैं भाई? क्या आप वाकई मुझे यहाँ से ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल सच में, तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊँगा। सारम ने किसी छोटे बच्चे की तरह इसे तसल्ली देते हुए इसके गाल पर हाथ रखा। इसका लम्स किसी मसीहा जैसा था। तो फिर अभी चलें भाई, मुझे इस हवेली में अब और नहीं रहना। वो उठने लगी तो सारम ने इसे सहारा देकर संभाला। आराम से, जल्दबाजी मत करो, देखना कहीं दोबारा चोट न लग जाए। इसने झुककर नूर की चप्पल ढूंढी और इसके पैरों के सामने रखी और उसकी हर हरकत से एक बड़े भाई की बेपनाह फिक्र झलक रही थी। वो इसे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर ले आया था। बाहर बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी, मगर हवा का हर झोंका सर्द था जो वजूद को कपकपा रहा था। हवेली के दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने लबों पर ताले डाल रखे थे। किसी ने इनका रास्ता नहीं रोका था। शायद तबरेज़ खान ने पहले ही हुक्म दे दिया था कि शहजादे के फैसले के आगे कोई दीवार न बने। सारम ने नूर को गाड़ी की अगली नशिस्त पर बिठाया था। निहायत एहतियात से दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। गाड़ी स्टार्ट हुई और अंधेरी रात को चीरती हुई हवेली के भारी भरकम आहनी गेट के बाहर निकल गई। आज़ादी के इस एहसास और पिंजरे के कैद को उमेरा अहमद के मखसूस गहरे और फ़लसफ़ियाना अंदाज में मज़ीद तवालत और जज्बाती गहराई के साथ यहाँ तरतीब दिया गया है। ऑडियो बुक और PDF के लिए ये पैराग्राफ निहायत मौजू रहेगा। नूर के चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी चमक थी जैसे किसी बरसों के कैदी को अचानक जंजीरों की से रिहाई मिल गई हो।
और बार बार अपनी गर्दन मोड़कर गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती और अंधेरे में लिपटे मनाजिर को ऐसे देखती जैसे वो रात की इस स्याही में अपनी खोई हुई जिंदगी तलाश कर रही हो। बाहर सड़क किनारे लगे दरख्त और बिजली के पुल तेजी से पीछे छूट रहे थे, मगर वो खुद को बार बार ये यकीन दिला रही थी कि वो वाकई आज़ाद हो गई है। सच तो ये है कि आज़ादी की असल कीमत और इसका इदराक तभी होता है जब इंसान किसी पिंजरे में कैद होकर अपनी मर्जी के एक ऐसे सांस को तरसता है, जब आसमान की वसतें सिर्फ लोहे की सलाखों के पीछे से दिखाई दें तो परों की तड़प और उड़ान की तमन्ना एक मुस्तकबिल अजियत बन जाती है। नूर ने चंद दिन की इसी कैदे तन्हाई में गुजरे थे कि जहाँ वक्त थम सा गया था और दरो दीवार इसकी बेबसी पर हंसे थे। आज जब वो इस खुली फिजा में सांस ले रही थी तो इसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी रूह को एक नई जिंदगी मिल गई है। सारम खामोशी से ड्राइविंग करते हुए इसे देख रहा था। इसकी नज़रें बार बार स्टीयरिंग से हटकर नूर के मासूम मगर निढाल चेहरे की तरफ जाती थी। इसे अंदाज़ा था कि ये खामोशी और ये सुकून किसी बड़े तूफान के बाद की राख है। नूर, जी भाई। इसे चौंक कर सारम की तरफ देखा। सारम ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए एक गहरा सांस लिया और नूर की जानिब देखा जो अब पूरी तवज्जो से इसकी बातों का इंतज़ार कर रही थी। नूर, एक बात पूछूं? सच बताओगी? जी भाई, पूछे। नूर सीधी होकर बैठ गई थी और इसकी नज़र सारम के चेहरे पर जम गई थी। हवेली में सबका रवैया तुम्हारे साथ कैसा था? मेरा मतलब है कि क्या वो तुम्हें मारते पीटते भी थे? सारम का ये सवाल इसके अपने दिल के किसी कोने में छुपे खौफ का अक्स था। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि इसने अपने खून के रिश्ते किस हद तक गिर सकते थे। नूर ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं भाई, मुझ पर कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये सच है कि वहाँ मोहब्बत करने वाला कोई रिश्ता नहीं था, मगर किसी ने मुझ पर तशद्दुद भी नहीं किया। हाँ, घर के काम मुझे करना पड़ते थे, मगर इस पर भी माहिद अक्सर अपनी माँ से नाराज़ हो जाते थे कि वो कहते थे कि मुलाजमों के सामने मेरी अहमियत बरकरार रखा करें। मैं अपनी बीवी की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कुछ देर के लिए रुकी जैसे माजी के इन तल्ख व शेरे लम्हात को तरतीब दे रही हूँ। रूब आंटी अक्सर सख्ती करती थी, मगर मैंने कई बार नोट किया कि इनका गुस्सा मसनूई होता था। वो जब भी मुझे डांटती, बाद में इनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और नदामत उभर आती थी और वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती थी जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हूँ। शायद वो फितरी तौर पर बुरी नहीं थी, बस अपनी बेटी की खातिर वो खुद पर सख्ती का लिबादा ओढ़ लेती थी। नूर की बातें सुनकर सारम के दिल में एक अनजाना सा सुकून उतरा था। इसे इत्मीनान हुआ कि इसके घर वाले कम अज़ कम इतने जालिम नहीं थे जितना वो सोच रहा था। और बाबा, इनका रवैया कैसा था? सारम ने दबी दबी आवाज़ में पूछा। बाबा कौन? नूर ने हैरानी से इसे देखा। नूर सारम के माजी से बिल्कुल बेखबर थी। इसे तो बस इतना मालूम था कि बरसों पहले इसकी खाला को तलाक हो गई थी और तब से वो सारम को लेकर अपने मायके में रह रही हैं। इसे इससे ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं था। तबरेज़ खान वो मेरे बाबा है। सारम के लहजे में एक अजीब सा ठहराव था। नूर की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो कुछ देर साकत सी से देखती रही। भाई, उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, ना कभी अच्छा ना कभी बुरा। वो बस खाने की टेबल पर नज़र आते थे या कभी कभार लाउंज में बैठकर न्यूज़ सुनते थे। बस इसी दौरानिए में वो मुझे दिखाई देते थे। सारम के माथे पर सोच की लकीरें गहरी हो गई थी। तुमसे कभी कोई बात नहीं की? कभी भी नहीं भाई, उन्होंने कभी मुझे ख़ास मुखातिब नहीं किया था। सारम ने गाड़ी की रफ्तार कुछ कम की और सामने सड़क पर नजरें जमाए धीमे लहजे में पूछा था। और माहिद, इसका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? नूर ने एक लंबी आह भरी और ठंडी और खिड़की के बाहर भागती तारीकी को देखने लगी। इसकी आंखों में यादों के कई साए लहराए। बस ठीक ही था भाई, मगर पिछले कुछ अरसे में इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। अगर इस रात वो ना होते तो शायद वो कहते कहते अचानक रुक गई और अपना रुख दूसरी जानिब फेर लिया। आवाज़ में एक ऐसी थरथराहट थी जिसने सारम को चौंका दिया था। इसने स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त की और तशवीश से नूर की जानिब देखा। क्या हुआ था? हुआ तो तुम्हारे साथ नूर। सारम का लहजा पहले से कहीं ज़्यादा संजीदा और फिक्रमंद था। वो जानना चाहता था कि वो कौन सी बात है जिसे बताते हुए नूर के लहजे में खौफ उतर आया था। नूर खामोश रही, मगर उसकी लरसती हुई पलकें और बंद मुठियाँ बता रही थी कि वो किसी ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाली है जिसने उसकी रूह को ज़ख्मी कर रखा था। प्लीज़ नूर, बताओ क्या बात है जो तुम्हें इस तरह परेशान कर रही है? सारम के लहजे की शफकत ने नूर के ज़ब्त का बंधन तोड़ दिया था। इसने अपना रुख खिड़की की जानिब ही कर रखा था। इस भयानक रात
पेश आने वाले हादसे की एक एक तफसील सारन के गोश गुजार कर दी थी। जैसे जैसे हकीकत खुलती गई, सारन की मुठियाँ स्टीयरिंग पर भींचती चली गई और चेहरे पर गुस्से की लहरें नुमायां होने लगी। घटिया इंसान, कमीना। सारन के हलक से ये अल्फाज सलीम के लिए निकले थे जिसने नूर की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की थी। भाई प्लीज़, अब आप परेशान न हो। इसी रात अंकल और माहिद ने इसे फैमिली समेत घर से निकाल दिया था और अब यहाँ नहीं रहते। नूर ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की। इसे तो थाने में होना चाहिए था, सिर्फ निकाल देने से क्या होता है। सारन का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। छोड़ें भाई, आप अपना दिल ख़राब ना करें, अब सब ठीक है ना, अब बस इसे भूल जाएं। नूर ने नरमी से अपने भाई का हाथ थामा तो सारन ने जवाबन इसके सर पर हाथ रख दिया था। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। सारन अब एक गहरी सोच में डूब गया था। वो माहिद के बारे में सोच रहा था, जिस शख्स को वो अब तक अपने हक का गासिब समझता रहा था। वो तो नूर के लिए मसीहा साबित हुआ था। एक अजीब सी नदामत ने सारन के दिल में सर उठाया था। वो शख्स जिसे बाबा ने पाला था, जिसकी तरबियत इनके हाथों हुई थी, वो भला इतना सख्त और गलत कैसे हो सकता था। इसके लबों पर एक उदास से मुस्कुराहट आकर गुजर गई थी। आखिर वो उसका भाई था, इनके दरमियान वो उनका एक मोतबर रिश्ता था। ये सोच ही सारन को सरशार कर गई थी, क्योंकि वो रिश्तों में तंग दिली रखने वाला इंसान नहीं था। उसकी शख्सियत का खासा यही था कि वो टूटे हुए रिश्तों को एक माला में पिरोना जानता था। बेशक माहिद से अचानक आमना सामना होने पर इसके दिल में थोड़ी देर के लिए बुग़्ज़ और हसद ने जन्म लिया था। जो मोहब्बत और तवज्जो इसे मिलनी चाहिए थे और वो माहिद के हिस्से में आई, मगर वो हसद के बादल अब छटने लगे थे। एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि वो ना तो ज़्यादा देर किसी से नाराज़ रह सकता है और ना ही किसी के लिए कीड़ा पाल सकता है। सारन वो अपने इस मनफी रवैये पर दिल ही दिल में शर्मिंदा था और इसका दिल माहिद के लिए साफ हो रहा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ सारन के अंदर का तूफान भी अब थम चुका था और एक नई अपनायत जन्म ले रही थी। लाहौर की वो तेज़ तूफ़ानी बारिश अब थम चुकी थी, मगर अपने पीछे तबाही और निखार की एक अजीब मिली जुली दास्तान छोड़ गई थी। बाहर दूर दूर तक सड़कों पर खड़ा पानी और दरख्तों से गिरती बूंदें इस गुजरे हुए तूफान की गवाही दे रही थी। फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। ठंडी तीखी हवाएं अब दर दीवार से टकराकर एक सहर अंगेज खनकी बखेर रही थी। कुदरत का ये बदला हुआ रंग इंसानी सोच पर गहरा असर डालता है, मगर परिचय तो वो इस भीगी हुई रात का जादू कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। वो अभी भी शावर लेकर निकली थी, तौलिया लापरवाही से सोफे पर फेंका और अपने गीले बालों को एक झटके से कंधों पर बखेर दिया। इसके वजूद से उठते साबुन और शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू कमरे की ठंडी हवा में रच बस गई थी। वो आईने के सामने खड़ी अपनी निकली हुई रंगत और बालों की स्याही को तरसती हुई निगाहों से निहार रही थी। इसके लबों पर एक ऐसी फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी जो किसी बड़े मार्के को सर करने के बाद ही नसीब होती है। इसके लबों पर रक्स करती फातिहाना मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि आज इसने वो हिमालय सर कर लिया है जिसकी तमन्ना इसके रगों पे में बसी थी। एक साथ दो बड़ी खुशियाँ इसके दामन में आ गिरी थी, तो भला क्यों ना निहाल होती। शयान खान, आखिर तुम मेरे हो ही गए हमेशा के लिए। इसने सरगोशी की तो इसके अपने ही लहजे की हिद्दत ने इसे गुदगुदाया था। इसे खुद भी इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे वो बेदारी में कोई सहर अंगेज ख्वाब देख रही हो। वो शयान खान से निकाह कर चुकी थी और कुछ ही देर पहले चोर कदमों से वापस पहुंची थी। हवेली की दरो दीवार में वो किसी को इस खौलनाक हकीकत की भनक तक नहीं थी। परिचय अंदर ही अंदर इतना बड़ा खेल रचा चुकी है। इसने अपनी बका और अपनी ज़िद की खातिर निकाह के मुकद्दस बंधन को एक बार फिर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके माथे पर एक लम्हे के लिए सोच की लकीर उभरी कि ना जाने अब ये खुफिया निकाह कौन सा नया तूफान लेकर आता है, मगर अगले ही पल इसने इस अंदेशे को झटक दिया। इसने शयान खान को पा लिया था। इसे देखते ही इसके दिल की धड़कनें अपना रास्ता भूल गई थी। आज इस वसाल की खुशी के लिए चेहरे से फूट फूट कर आया हो रही थी। दूसरी जानिब इसे एक अजीब सा कल्बी सुकून इस बात का था कि अब आर्यन खान का बाप हमेशा के लिए बंद हो गया था। वो शख्स जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर ही इसे वहशत में मुब्तला कर देता था, आज इसने एक ही वार से इसे बचपन की मंगनी के तौक को गले से उतार कर फेंक दिया था। इसे लग रहा था कि इसने तकदीर के कलम को अपनी उंगलियों में थाम कर अपनी मर्जी की तहरीर लिख ली है। परिचय अब भी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, जहां आईने में इसका अपना सराफा किसी फतह की दास्तान सुना रहा था। इसने मेज़ पर रखे अपने मोबाइल फ़ोन की जानिब हाथ बढ़ाया और लरसती पोरों से शयान खान का नंबर डायल किया था। आज वो अपनी जबलत और अपनी पिछली तमाम सोचों से हटकर कुछ ऐसे जज्बात से आशना हो रही थी जो इसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। वो शर्मा रही थी, एक ऐसी हया जो इसके चेहरे को तपते हुए गुलाब की तरह दहका रही थी।
इसे अपने अंदर एक ऐसी लहर महसूस हो रही थी जिसका तजर्बा इसे आर्यन खान के मामले में कभी नहीं हुआ था। मोबाइल पर बेल जा रही थी और इसके साथ ही परिचय के दिल की धड़कनें भी बेतरतीब हो रही थी। फ़ोन लिए बेड की जानिब कदम बढ़ाए वो अपने नर्म और स्टाइलिश कदम उठाती हुई बेड के किनारे पर आ बैठी, जैसे इस भारी भरकम खुशी को संभालने के लिए सिर्फ किसी सहारे की ज़रूरत थी। दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया था और शायान खान की वो मखसूस भारी और मर्दाना आवाज़ इसकी समातों से टकराई। हेलो। परिचय ने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें मजनून ली। इस आवाज़ का जादू इसे अपने हिसार में ले रहा था। इसने इस लम्हे के सुकून को अपने दिल की गहराइयों में उतारने की कोशिश की, जिसे वो इस आवाज़ के ज़रिए अपने नए रिश्ते की तस्दीक कर रही थी। हेलो मिस परिचय, कुछ बोलेंगी आप? शायान की धीमी मगर रोबदार आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। परिचय के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई थी। बेड पर बैठे बैठे बालों की एक लट को उंगली पर घुमाया। जी ज़रूर बोलूँगी, मगर पहले आपको सुन तो लूँ, इस यकीन को अपने दिल में उतार तो लूँ आपके आप मेरे हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। परिचय का लहजा धीमा और मसरूर था। दूसरी जानिब शायान की खामोशी में भी एक अजीब सा सहर था। परिचय ने एक गहरा सांस लिया और अपनी बात जारी रखी। मिस परिचय बोलकर, क्यों आप मुझे अजनबी ही महसूस करवा रहे हैं? इसने थोड़ा तौक़ुफ़ किया, जैसे वो अपनी नई हैसियत का एहसास शायान के दिल में बेदार करना चाहती हो। इसके लहजे में अब एक मान और अपनायत की झलक थी। आप मुझे मिसेस शायान भी तो कह सकते हैं, या फिर ये हक भी आप मुझसे मांगना पड़ेगा। परिचय की इस बात पर शायान के लबों पर भी एक ज़ेहरी लब मुस्कुराहट आई, जिसका अक्स परिचय को इसकी खामोशी में महसूस हो रहा था। लगता है आप अपने मामलात में काफ़ी जल्दबाज हैं मिस परिचय, मगर इतनी उजलत नहीं होनी चाहिए। पहले तो वो वादा तो पूरा करें जिसकी बना पर आपने मुझसे ये निकाह किया। कब मिलवाएंगे आप मुझे मेरी बेटी से? शायान के लहजे में सड़महरी ने परिचय के उड़ते हुए जज्बात को ज़मीन पर ला पटका। इसने एक गहरा सांस लिया और संभल कर जवाब दिया, मिलवा दूंगी, ज़रा कल का सूरज तो तुलू होने दे। वादा किया है तो ज़रूर मिलाऊंगी, मगर इस वक्त मुझे ये महसूस तो करने दें कि मैं आपके निकाह में हूँ, आपके और मेरी आपकी। कम से कम मुझे ये एहसास तो दिला दें कि हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो चुका है। ठीक है, आप महसूस करें किसने मना किया है। फ़िलहाल मुझे आराम करना है। शायान का जवाब मुख्तसर और सपाट था। इसके अंदाज से वह साफ लग रहा था जैसे जान छुड़ा रहा हो। आपको नहीं लग रहा कि आपका अंदाज काफ़ी रूखा है? परिचय ने शिकवा किया। आज हमारा निकाह हुआ है, क्या आपके पास मेरे लिए ऐसे दो अल्फाज भी नहीं जिन्हें सुनकर मेरा दिल खुश हो जाए? कुछ ऐसी बातें जो एक दुल्हन अपने शौहर से सुनना चाहती है। परिचय के लहजे में बेकरारी साफ महसूस हो रही थी। इस वक्त मेरे पास कहने को ऐसा कुछ भी नहीं है परिचय, और ये बात मैं आपको पहले ही साफ बता चुका था। शायान ने खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर दूर तक फैली हुई शहर की रोशनियां देखी, जो होटल के इस कमरे से किसी बिखरे हुए ख्वाब की तरह लग रही थी। इसके लहजे में अब पहले से ज़्यादा पुख्तगी थी। दुख हो रहा है मुझे आपके इस रवैये से। दिल रखने के लिए ही कुछ बोल दें। परिचय की आवाज़ में अब अफसरदगी छलकने लगी थी। अपने दिल को मजबूत रखें और मुझे मेरी बेटी से मिलवा दें, इसके बाद आप अपने किसी हक से महरूम नहीं रहेंगी। शायान का लहजा बज़ाहिर नर्म था, मगर अल्फाज की गहराई किसी भी औरत को शर्मिंदा करने और इसके अना को झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। परिचय को पहली बार एहसास हुआ कि शायान खान को पाना जितना आसान इसे लग रहा था, इसका दिल जीतना इससे कहीं ज़्यादा कठिन काम था। ठीक है, सुबह का इंतज़ार करें, मैं मिलवा दूँगी। अब आप आराम करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। परिचय ने फ़ोन रखा तो कमरे की ठंडक इसे अब काटने को दौड़ रही थी। जो शख्स अपनी बेटी के लिए इस हद तक जा सकता है, वो क्या वो अपनी पुरानी मोहब्बत को दोबारा अपने सामने देखकर मुझसे पीछे हट जाएगा? इस एक सवाल ने परिचय के अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था। शक और खौफ के साइज़ के गिर्द मंडलाने लगे थे, मगर वो परिचय थी। वो अपनी हार इतनी आसानी से तस्लीम करने वाली नहीं थी। इसने फ़ौरन अपने बिखरे हुए असाब को मुश्तमा किया और ख़ुद ही अपने सवाल का एक तसल्ली बख्श जवाब तलाश किया था। हरगिज़ नहीं। इसने एक गहरा सांस लेते हुए ख़ुद कलामी की। वैसे भी वो बरसों पुरानी बात है, तो अब तो वो किस्सा पारीना बन चुका होगा। अब तो इसकी शादी हो गई है, इसके बच्चे जवान हो चुके हैं। ऐसे में शायान चाहकर भी अपनी इस पुरानी मोहब्बत को दोबारा हासिल नहीं कर सकता। परिचय ने आईने में अपने तमतमाते चेहरे को देखा, जो एक फातिहाना मुस्कुराहट इसके लबों पर लौट आई थी। परिचय, तुम्हें परेशान होने की ज़रा बराबर ज़रूरत नहीं है। बाजी तुम्हारी हाथ में है और मोहरे तुम्हारी मर्ज़ी से चल रही हैं।
वो खुद को समझा रही थी, खुद को इस यकीन की लोरी सुना रही थी जिसकी इस वक्त इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसे लग रहा था वो माजी के इस भूत को अपनी हाल की खुशियों से दूर रखने में कामयाब हो जाएगी, मगर वो ये भूल रही थी कि कुछ मोहब्बतें वक्त की गिर्द तले दब तो जाती हैं मगर मिटती कभी नहीं। एजल की गाड़ी अस्पताल के मेन दरवाजे पर एक जोरदार आवाज़ के साथ रुकी। वो हवास बाख्ता सी गाड़ी से उतरी। इसका दुपट्टा कंधों से ढलक रहा था मगर इसे कोई खबर नहीं थी। वो अस्पताल के भारी शीशे के दरवाजे धकेलती अंदर दाखिल हुई, जहाँ फिजा में फैली जरासीम कश दवाइयाँ की मखसूस बोझल ने इसका इस्तकबाल किया। चंद लोग कतार रिसेप्शन के सामने इस्तकबालिया में खड़े थे। एजल के तमाम तहजीब और सब्र को बालाए ताक रखते हुए लपक कर काउंटर पर हाथ मारा। इसकी आंखें सूजी हुई और सांस उखड़ी हुई थी। यारम खान, अभी एक एक्सीडेंट केस आया है। यारम खान प्लीज़ बताएं वो कहाँ है। इसकी आवाज़ में अब इस कदर कर पर इल्तिजा थी कि कंप्यूटर पर झुकी हुई नर्स ने चौंक कर इसे देखा। नर्स ने तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई और स्क्रीन पर नज़रें जमाते हुए जवाब दिया, जी यारम खान, इन्हें अभी वार्ड नंबर 3 कमरा नंबर 21 में शिफ्ट किया गया है। आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाएं। नर्स का जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि एजल दीवाना वार इस सिमत भागी थी। राहदारी की सफ़ेद और सर्द दीवारें इसे काटने को दौड़ रही थी। इसे महसूस हो रहा था जैसे ये रास्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। आखिरकार वो कमरा नंबर 21 के सामने पहुंची। उसने लरसते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर इसके कदम वहीं मुजम्मद हो गए। यारम खान बिस्तर पर अध लेटा हुआ था। इसके माथे पर बंधी सफ़ेद पट्टी से खून की सुर्खी अब भी झांक रही थी। बाजू में लगी ड्रिप की नाली से कतरा कतरा माया इसके रगों में उतर रहा था। वो होश में था मगर इसकी नज़रें सामने की दीवार पर जमी थी, जैसे वो वहाँ अपनी ज़िंदगी की कोई नाकाम फिल्म देख रहा हो। एजल ने कुछ नहीं सोचा, ना वो थप्पड़ याद रहा, ना वो तलखी और ना ही रोशानी की जहरीली बातें। वो भागते हुए यारम खान के करीब पहुंची और तड़प कर इसके सीने से लग गई थी। यारम, इसके एक दिल खराश इसके हलक से निकली और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके गर्म आंसू यारम के अस्पताल वाले गाउन को भिगो रहे थे। वो शख्स जो इसकी कुल कायनात था, इसे इस हाल में देखकर एजल की अपनी जान निकल रही थी। यारम खान बुरी तरह चौंक गया था। इसने लरसते हुए हाथ से एजल के सर को छूना चाहा, मगर फिर जैसे इसे अपना वो हाथ याद आ गया जिसने कुछ देर पहले इसे इस मासूम चेहरे की रंगत छीन ली थी। इसका हाथ फिजा में ही मुजम्मद हो गया। यारम ने एक लंबा सांस लिया और अपना लरसता हुआ हाथ एजल के सर पर रख दिया था। इसके पूरों में एक अजीब सी थरथराहट थी जो एजल के बालों में सरायत कर रही थी। एजल, मैं ठीक, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम परेशान मत हो। एजल ने तड़प कर इसके सीने से सर उठाया। इसकी आंखें अभी भी सावन के बादलों की तरह बरस रही थी। आप ध्यान से गाड़ी नहीं चला सकते थे? कैसे हुआ ये सब? इसने सिसकते हुए शिकवा किया। हमेशा मुझे कहते हैं कि अच्छी ड्राइविंग नहीं करती। अब आप तो बहुत अच्छे ड्राइवर थे ना, फिर ये एक्सीडेंट कैसे करवा लिया? वो बज़ाहिर इस पर बिगड़ी रही थी मगर इसके एक एक लफ्ज़ से यारम के लिए तड़प और वल्हानापन झलक रहा था। यारम इस तकलीफ को महसूस कर सकता था जो इसकी आवाज़ में गूंदी हुई थी। इसके खुश्क लबों पर एक हल्की सी मगर बेहद थकी हुई मुस्कुराहट नमूदार हुई। कैसे ध्यान से गाड़ी चलाता एजल? मेरा सारा ध्यान तो तुम्हारी तरफ था। इसने रुक कर एजल की आंखों में झांका जहां अब सिर्फ नदामत का अक्स था। तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ देने के बाद मैं खुद सुकून से कैसे रह सकता था? मेरा वजूद तो इस पल से पीछा छुड़ाने की कोशिश में था जो तुम दोनों के दरमियान हायल हो गया था। हंसे मत यार, मुझे इस वक्त आप पर शदीद गुस्सा आ रहा है और ये कोई ऐसा जवाब नहीं है जिस पर मुझे खुश होना चाहिए। एजल ने इसे टोका मगर इसके हाथों की लर्जिश अब भी बरकरार थी। तकलीफ़ तो आपने मुझे दी है और इस कदर दी है कि मैं इसे शायद कभी भूल ना पाऊँ। एजल की आवाज़ फिर से भरा गई थी। वो रो रही थी और साथ ही निहायत नरमी से यारम के माथे पर लगी पट्टी को छू रही थी, जैसे इन सफ़ेद पट्टियों के पीछे छुपे ज़ख्म की कसक वो खुद अपने अंदर महसूस कर रही हो। यारम खामोश रहा। कमरे में लगी मशीन की बीप अब इसकी अपनी धड़कनों से हम आहंग हो रही थी। वो जानता था कि जिस्म के ज़ख्म को भर जाएंगे मगर जो ज़ख्म इसने एजल की रूह पर लगाया, इसे भरने में अभी बहुत वक्त दरकार था। एजल ने ललचते हाथों से इसकी पूरे पट्टी की खुरदरेपन को महसूस कर रही थी मगर इसकी नज़रें यारम के चेहरे के एक एक ज़ाविये को टटोल रही थीं, जैसे वो किसी अनदेखे ज़ख्म की तलाश में हो। सच बताएं, और कहीं तो चोट नहीं आई ना? इसकी आवाज़ में एक ऐसी थरथराहट थी जो बराह रास्त रूह को छूती थी। यारम ने अपनी बोझल पलकें उठाई और साकत नज़रों से एजल को देखा। इसके माथे पर दर्द की एक लहर उभरी और गायब हो गई। इसने कराहते हुए अपना हाथ दोबारा जिस पर
जिस पर ड्रिप की नाली लगी हुई थी, आहिस्ता से उठाया और इज़ल की कलाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसका लफ्ज़ बुखार की हिद्दत की तरह गर्म था, मगर इसमें बला की मजबूती थी। लगी है, बहुत गहरी लगी है। इसने सरगोशी की। इज़ल का दिल किसी खौफजदा परिंदे की तरह धड़कने लगा था। वो मुस्तरब होकर बैठ के और करीब हुई और घबरा कर इसके बाजू और सीने की सिमत देखने लगी। कहाँ लगी है, बताए ना कहाँ? इसने बेचैन होकर पूछा। यारम ने जवाब देने के बजाय इज़ल का हाथ खींचा और इसे ऐन अपने दिल के ऊपर रख दिया। इज़ल को इसके सीने की तेज़ और बेतरतीब धड़कनें अपनी हथेली के नीचे साफ महसूस हो रही थी, जो किसी बिखरे हुए समंदर की तरह इसके हाथ से टकरा रही थी। यहाँ लगी है, यहाँ। यारम की आवाज़ में एक ऐसा कर्ब था जो किसी भी ज़ाहिरी ज़ख्म से ज़्यादा हौलनाक था। इज़ल ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा। इसे इस वक्त यारम की ये संजीदगी भी जिज कर रही थी। क्या बोल रही हैं? यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा यारम, मैं सचमुच परेशान हूँ यहाँ। और आपको मजाक सोच रहा है? इसने रुख मोड़ लिया, मगर इसकी आंखों के से गिरे 2 आंसू यारम की चादर पर जज्ब होकर रह गए थे। इसके दिल की बात समझ रही थी, मगर अनजान बनकर इग्नोर करना चाहती थी। मैं भी तो सच कह रहा हूँ। सच में यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। यारम का लहजा अब इस कदर धीमा और टूटा हुआ था कि इज़ल के कदम वहीं मुजम्मद हो गए। तुम्हें तकलीफ़ देकर यहाँ तो जो चोट लगी है, इसका ज़ख्म इन ज़ाहरी पट्टियों के दर्द से कहीं ज़्यादा गहरा और जानलेवा है। मैं इस सड़क से टकरा कर शायद बच जाता, मगर इस लम्हे की मलामत से कैसे बचता जिसने मुझे तुम्हारी नज़रों में गिरा दिया। यारम ने इसका हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर ली, जैसे वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद को थामे हुए हो। इसकी आंखों में नदामत की एक ऐसी समंदर की लहरें ले रहा था जिसका कोई किनारा न था। प्लीज़ इज़ल, मुझे माफ़ कर दो। कमरे की बोझल खामोशी में यारम की इल्तिजा किसी टूटते हुए आईने की तरह गूंजी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं चाहता था। न जाने वो कौन सा लम्हा था जब मैं खुद से हार गया। मैं इस कदर शर्मिंदा हूँ कि तुमसे नज़रें मिलाने की काबिल भी नहीं रहा। यारम ने अपनी नज़रें झुका ली। इसके चेहरे पर फैली जर्दी ने इसकी ज़िंदगी इसके अंदरूनी कर्व का पता दे रही थी। इज़ल साकत खड़ी से देखती रही। इसके बहते हुए आंसू अब यारम के हाथ पर गिर रहे थे, जो शायद इसकी रूह के दाग धोने के लिए काफ़ी थे। इज़ल ने गहरा और लरसता हुआ सांस लिया। इसकी नज़रें यारम के चेहरे के इन जावियों पर जमी थी, जहाँ एक कर्व के साए अब भी गहरे थे, मगर इसकी आवाज़ में एक ऐसी कार थी जो खामोशी को चीर गई थी। माफ़ नहीं किया जाता है जिनसे इंसान नाराज़ हो। मैं आपसे नाराज़ तो नहीं हूँ। वो रुकी। इसके लहजे की थरथराहट इसके अंदरूनी तूफान का पता दे रही थी। इसने अपनी भीगी हुई पलकें झुकाई और एक टूटे हुए मगर बावकार लहजे में गोया हुई, नाराज़गी तो बहुत छोटा और सतही सा लफ्ज़ है। सच तो ये है कि आपने मेरा मान तोड़ा है। आपकी मोहब्बत मेरा गुरूर थी। आपने मेरा गुरूर तोड़कर मेरे दिल को लहू लहान कर दिया है। मैं इस वक्त जिस तकलीफ़ में हूँ, इसका मदावा माफ़ी नहीं है। यारम ने तड़प कर इसे देखा। इसके माथे पर लगी पट्टी के गिर्द पसीने की नन्ही बूंदें आ भरी। इसने एक गहरी आह भरी। और अगर आज इस हादसे में मैं मर जाता इज़ल, तो क्या तुम्हारा ये दुख कुछ कम हो जाता? क्या मेरी मौत तुम्हारे इस टूटे हुए मान का कफ़ारा कर पाती? खामोश हो जाए। इज़ल ने तड़प कर अपना हाथ यारम के लबों पर रख दिया, जैसे वो इन मनहूस अल्फाज को वहीं रोक लेना चाहती हो। इसकी आंखों में एकदम से वहशत लहराई। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करे, मैं ये नहीं सुन सकती। यारम ने खामोशी से इज़ल का वही लरसता हुआ हाथ अपनी पोरों में थामा और नहायत सुकून और अकीदत से अपने लबों से लगा लिया। इसकी गहरी नज़रें इज़ल के चेहरे पर जमी थी, जहाँ मोहब्बत और अज़ियत की एक खामोश जंग छिड़ी हुई थी। अगर मुझसे इतनी ही वल्हाना मोहब्बत करती हो इज़ल, तो फिर मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्या तुम्हारी ये मोहब्बत मेरी इस एक ख़ता से कमज़ोर पड़ गई है? इज़ल खामोश रही, मगर उसके आंसू अब तसलसल से बह रहे थे। वो इस शख्स को देख रही थी जो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ था, मगर वो उसे माफ़ भी तो नहीं कर पा रही थी। सच तो ये था कि इसे अपनी थप्पड़ की तज़लील का दुख था ही नहीं। वो असल दर्द तो इसकी खामोश मोहब्बत का था, जो यारम की आंखों में किसी और के लिए देख चुकी थी। वो महरूमी का जहर इसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था, और यही वो दीवार थी जो माफ़ी के रास्ते में हायल थी। वरना जिस कदर इज़ल के दिल में यारम के लिए मोहब्बत थी, वो माफ़ी तक तो बात आने ही ना देती। यारम ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली।
जैसे वो इसके बिन कहे दुख को अपनी रूह में महसूस कर रहा था। कमरे की फिजा पहले से कहीं ज़्यादा बोझल और खामोश हो चुकी थी। एक बात पूछूं तो क्या आप सच में जवाब देंगे? यारम ने इसे बगौर देखा। इसका चेहरा सपाट था मगर नज़रों में गहराई थी। हाँ पूछो। तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, मगर मेरी एक गर्द गुजारिश है, कुछ ऐसा मत पूछना जिसकी तकलीफ तुम अपने दिल पर महसूस करो। अगर मैं कहूँ कि मेरा सवाल ऐसा है ही तो फिर मैं यही कहूँगा कि मत पूछो। यारम का लहजा हतमी था। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए पूछना है ज़रूरी है तो? यारम ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। तो फिर मैं ये कहूँगा कि सच को खुले दिल से तस्लीम करने की हिम्मत भी रखना। एज़ल ने अपने लरसते लबों को भींचा और सब वो सवाल दोबारा ज़बान पर ले आई जो एक जहर की तरह इसके वजूद में सराहित कर चुका था। मुझे बताएं कि अबीरा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई थी। यारम ने एज़ल का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया और निहायत मतानत से बोला, एज़ल तुम्हारा सवाल ही गलत है। ना तुम अबीरा की जगह ले सकती हो ना वो तुम्हारी। अबीरा मेरा गुजरा हुआ कल है और तुम मेरा आज हो। वो रुका जैसे वो अपने मंतशर ख्यालात को समेट रहा हो। वो मेरी दुआ थी जिसे मैंने इबादत की तरह चाहा। वो मेरे लिए सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा, एक सुहाना ख्वाब और एक दुआ थी। बस एक ऐसी दुआ जो कभी रब की बारगाह में कबूल न हो सकी। एक ऐसा रिश्ता जिसकी कोई मंजिल ना थी। मगर तुम मेरी बीवी हो, मेरी हमसफ़र हो, मेरी वो मंजिल हो। मेरा हर रास्ता घूम कर तुम तक ही जाएगा, मेरे हर सुख दुख की साथी और वो हकीकत जो वो मेरे साथ सांस लेती है। यारम ने एज़ल की आंखों में फैली महरूमी को पढ़ते हुए अपनी गिरफ्त पर मज़ीद मजबूत कर ली। तुम्हारा और इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है एज़ल। वो मेरा मासी था जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। प्लीज़ हमारे इस मुकद्दस रिश्ते को माजी की इन साइयों में मत उलझाओ। एज़ल खामोश रही मगर उसके दिल पर छाया हुआ बोझ अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। यारम के लहजे की सच्चाई और वक़ार ने इसे यकीन दिला दिया था जिसकी इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यारम ने एज़ल का हाथ थाम कर इसे अपने बिल्कुल करीब बिठा लिया था। एज़ल साकत से अपने बेड पर पाँव लटकाए बैठी रही। इसकी नज़रें फर्श पर जमी थी। खामोशी इसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। यारम के पिछले जुमलों ने इसके अंदर एक नई आग भड़का दी थी। आपने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपका आज हूँ, आपकी हमसफ़र हूँ। एज़ल ने दबी आवाज़ में कहा, मगर इस बार इसके लहजे में एक अजीब सी शिकस्त खुर्दा कैफियत थी। इसने अपनी भीगी हुई आंखें उठाकर यारम के चेहरे की सिमत देखा जहाँ अब भी वही संजीदा ठहराव था। मैं सब कुछ हूँ यारम, मगर मैं आपकी मोहब्बत नहीं हूँ। ये जुमला कमरे में बोझल फिजा में किसी धमाके की तरह गूंजा। यारम की गिरफ्त ने इसके हाथ पर ज़रा सी ढीली पड़ गई मगर इसने नज़रें नहीं हटाई। इसकी बात इसके दर्द को समझना चाहता था। आपने इतनी बातें की, इतने रिश्ते गंवाए, मगर कहीं भी आपने मेरे लिए मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? एज़ल की आवाज़ में महरूमी का वो जहर था जो बरसों से इसके लिए दिल में परवरिश पा रहा था। वो यारम की आंखों में अपने लिए वही बेसाख्ता तड़प देखना चाहती थी जो वह कभी अबीरा का नाम सुनकर इसके चेहरे पर उमड़ आती थी। क्या एक बीवी, एक हमसफ़र होना काफ़ी है? क्या मेरा इस घर में होना सिर्फ एक जिम्मेदारी है जिसे आप निभा रहे हैं? यारम मुझे सच बताएं, क्या आपके दिल में किसी भी कोने में मेरे लिए वो जज्बा मौजूद है जिसे आपने अबीरा के लिए दुआ करार दिया था? यारम खामोश रहा। इसके माथे पर सोच की लकीरें गहरी हो गई थी। वो जानता था एज़ल इस वक्त जिस मकाम पर खड़ी है वो वहाँ इसे लफ्ज़ों की तसल्ली नहीं बल्कि रूह के इकरार की ज़रूरत थी। इसने एक तवील सांस लिया और एज़ल के हाथ को दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लिया जैसे वो उसे भागने से रोक रहा हो। इसकी आंखों में कैसी तपिश उभरी जिसने एज़ल के तमाम सवालों को राख कर दिया। इसने कराहते हुए थोड़ा सहारा लिया और एज़ल पर नज़रें जमाए रखी। किसने कहा एज़ल, किसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो रुका। इसके माथे पर डर की लहर उभरी मगर इसने नज़रें नहीं हटाई। अगर आज मोहब्बत ना होती तो मैं इसे अस्पताल में तन्हा छोड़कर तुम्हारे पीछे दीवाना वार न भागता। मोहब्बत ना होती तो मैं इस वक्त इसके पास होता, तुम्हारे पास नहीं। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती एज़ल तो तुम पर हाथ उठाने का दुख मुझे इस तरह बेहाल न करता। एज़ल साकत होकर इसे देख रही थी। इसका सांस जैसे रुक सा गया था। यारम का हर लफ्ज़ एक हथौड़े की तरह इसके दिल पर लग रहा था। हर लफ्ज़ इसके दिल पर एक ज़र्ब छोड़ रहा था। मोहब्बत ना होती तो इस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए मैं बार बार तुम्हारे सामने झुककर दरख्वास्त न करता। मोहब्बत ना होती तो तुम्हारे तलाक जैसे गलीज़ लफ्ज़ पर मैं वो 3 लफ्ज़ कब का बोल चुका होता। यारम ने एक लंबा और तकलीफ दे सांस लिया। इसकी आवाज़ अब पहले से कहीं ज़्यादा गहरी और बोझल हो चुकी थी। जिस पर मुझे ये पता चला कि अबीरा की ज़िंदगी तबाह करने वाला तुम्हारा अपना भाई है। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं कब का तुम्हें अपनी ज़िंदगी से
हमेशा के लिए बेदखल कर देता। अगर मोहब्बत न होती मैं तुम्हारे इस बचपने पर और लापरवाह सोच के साथ कभी समझौता न करता। इसने ईज़ल का हाथ खींचकर अपने चेहरे के करीब किया। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। इस सब के बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि ये मोहब्बत नहीं है तो ये जान लो ईज़ल कि जिस वक्त मैं अपनी गाड़ी के मलबे में खून में लथपथ पड़ा था, जब मेरी आंखें बंद हो रही थी, तो इस वक्त मेरे तस्वुर में अबीरा का अक्स नहीं था, सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। मेरी आखिरी पुकार तुम थी, अबीरा नहीं। कमरे में एक ऐसी हौलनाक खामोशी छा गई थी कि ईज़ल को अपनी सिसकियों का शोर भी सुनाई देने लगा था। ईज़ल का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। इसे आज पहली बार एहसास हुआ कि वो किस कदर खुश नसीब थी और इसने किस कदर बेरहमी से इस शख्स को आजमाया था। क्या सोच रही हो ईज़ल? क्या अब भी तुम्हें मुझ पर और मेरी इस मोहब्बत पर यकीन नहीं आ रहा? इसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था जो सिर्फ एक सच्चे और पुख्ता मर्द की पहचान होता है। ईज़ल ने अपनी नम आंखों से इसे देखा, जहां अब खौफ की जगह एक धीमी सी आस ने ले ली थी। अगर कभी वक्त के साथ आप इस प्यार में कमी आ गई तो? इसने डरते हुए वो सवाल कर ही दिया जो हर मोहब्बत करने वाली औरत के दिल में किसी कोने में छुपा होता है। यारम के लबों पर एक दिलनवाज और पुरएतमाद मुस्कुराहट उभरी। इसने ईज़ल की आंखों में झांकते हुए यकीन से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा ईज़ल, कभी भी नहीं। वक्त के साथ तो हमारा ये रिश्ता मज़ीद मोतबर और मजबूत होगा। ये मोहब्बत कम नहीं होगी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा ही होगा। अब वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इसकी आंखों में एक शरारती सी चमक लहराई जिसने अस्पताल के इस बोझिल माहौल को एकदम से खुशगवार बना दिया। और वैसे भी जब हमारे बच्चे इस दुनिया में कदम रखेंगे तो ये हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। ईज़ल का चेहरा अचानक बदले हुए मौजू पर हया से गुलाब की तरह महक उठा था। यारम ने इसे छेड़ते हुए धीमे आवाज़ में सरगोशी की, क्यों मेरी होने वाले प्यारे प्यारे से बच्चों की अम्मा जान, क्या ख्याल है आपका? ईज़ल ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली और अपना सर यारम के बाजू पर टिका दिया। अस्पताल के सफ़ेद और सरदर्द कमरे में जहाँ कुछ देर पहले सिर्फ सिसकियाँ और दुख था, अब ज़िंदगी की नई और ख़ूबसूरत उम्मीदें जन्म ले रही थी। औरत की फितरत में शिरकत का कोई खाना नहीं होता, वो अपनी मोहब्बत में कुल की दावेदार होती है। इसे रेजा तवज्जो और बटा हुआ वजूद किसी सूरत कबूल नहीं। अब दुनिया इसे कमजरफी का ताना दे या बेहिसी का नाम, मगर सच यही है कि वो अपने मर्द के हिसारे जान में किसी दूसरे साये की आहट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये तड़प महज इज़्दिवाजी ताल्लुक़ तक महदूद नहीं, ये तो हर इस रिश्ते का दर्द है जहाँ औरत का मान जुड़ा हो, सौस और बहू की असली जंग हो या नंद भाभी की तलखी। ये दरअसल एक ही वजूद पर दो मतवाजी हुक्मरानियों का टकराव है। औरत मर्द नहीं जानती है, ना अपने मर्द का आज और ना ही इसका माजी। इसे अपना मर्द पूरा चाहिए होता है, वरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ईज़ल भी इसी दर्द का शिकार थी, वरना मोहब्बत तो वो भी बेइंतहा करती थी, बस औरत वाली फितरत नहीं बदल पा रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को हयात इर्तिज़ा का नावल कैसा लग रहा है और हुदा माजिद की वॉइस कैसी लग रही है। ये नावल आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम तक जा रहा है। अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स में देना। अल्लाह हाफ़िज़।